What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो देखते ही देखते पूरा साल खत्म हो गया यार। आज आप लोग का आखिरी दिन है इस साल का, तो कैसे आप लोग इसको एंजॉय करना चाह रहे हो इसके बारे में जरूर बताएगा। और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। और आप लोगों को एक छोटा सा मैं टारगेट देना चाह रहा हूँ आज कि आज का दिन कम से कम आप लोगों को बैठकर सोचना है अपने नेक्स्ट ईयर जो है वो आप लोग कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं। देखिए, जब आप लोगों के माइंड में एक प्लानिंग होती है ना कि आने वाला साल आप लोग इस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, तो फिर आप लोगों का जो मन में एक रिजिडिटी होती है जो आप लोग कुछ काम करने से रोकती है, फिर वो खत्म हो जाती है। किसी भी काम को आप लोग अच्छे से कर पाते हैं। तो ये रिजिडिटी तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो भी आप लोगों को लाइफ में कुछ काम करना है उसको प्री डिफाइन कर लीजिए, पहले से उसको डिसाइड कर लीजिए, तो फिर काम को करने में आप लोगों को आसानी रहेगी। तो डिस्कशन काफी शानदार रहने वाला है आज का डिस्कशन दो पार्ट में आप लोगों को डिवाइडेड देखने को मिलेगा। पहले हम लोग एडिटोरियल देखेंगे डिटेल में, कोई भी एडिटोरियल नहीं छोड़ूंगा, एक एक एडिटोरियल डिटेल में डिस्कस करूंगा। जो इंपॉर्टेंट है उसको ढंग से डिस्कस करेंगे और जो बस पता होना चाहिए सोसाइटी में क्या चल रहा है उसका एक ओवरव्यू लेंगे। इसी के साथ में न्यूज एनालिसिस भी आज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, कई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखेगा, सुनकर आप लोगों के चक्षु खुल जाएंगे और पूरा मजा आएगा। और बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो आप लोगों को लगेगा कि यार नोट डाउन कर लेनी चाहिए, पहली बार सुनी तो पेन और कॉपी लेकर बैठ जाना। अगर आप लोगों को लगता है ये नोट डाउन करने लायक इंफॉर्मेशन है तो उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इसी के साथ में देखिए, सारे जो भी एडिटोरियल में डिस्कस करता हूं उसका आप लोगों को यहाँ पर ये पीडीएफ मिल ही जाता है। तो इससे क्या रहता है, जब भी आप लोग कभी फ्यूचर में उसको रिवाइज करेंगे तो आप लोगों को टेंशन नहीं रहेगी। तो सारे के सारे एडिटोरियल का पीडीएफ आप लोग जरूर डाउनलोड कर ले कीजिए। ये इकट्ठा आप लोगों को मिल जाता है टेलीग्राम पर और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है उसका। बस आप लोगों को ज्वाइन करना है, जैसे व्हाट्सएप वगैरह ज्वाइन करते हैं और डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। यहां पर अगर हम लोग बात करें, ये है वोकैबुलरी, 5 वोकैबुलरी वीडियो के एंड में आप लोगों को दूंगा, जिनमें ऊपर सेंटेंस फॉर्मेशन करने की कोशिश करना। तो इंग्लिश भी इंप्रूव होगी और आंसर राइटिंग भी इंप्रूव होगी। 2 क्वेश्चन में डेली आप लोगों को आंसर राइटिंग के देता हूं, वो भी दूंगा। जिनको आप लोग रेगुलर अटेम्प्ट करते हैं उनको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। टेलीग्राम पर जाएंगे तो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई टेंशन नहीं है, जाकर ज्वाइन कर लेना। आंसर राइटिंग के लिए 2 क्वेश्चन डेली पोस्ट करता हूँ। कल हेट स्पीच के ऊपर था, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में, और दूसरा था यहाँ पर जल शक्ति अभियान के बारे में। ये यूपीएससी में पूछा गया था लास्ट ईयर, तो एक क्वेश्चन आप लोगों को यूपीएससी का देता हूं मैं, ठीक है। और आंसर राइटिंग ग्रुप में जाकर आप लोग इनको पोस्ट भी कर सकते हैं, अपना आंसर जो भी अच्छा लगता है, और एक दूसरे का आंसर आप लोग रिव्यू भी कर सकते हैं। तो ये लगभग 57,000 मेंबर यहां पर जुड़े हुए हैं। तो आप लोग भी इसको लाइफ का पार्ट बनाइए और अपनी आंसर राइटिंग को इंप्रूव करिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वही काम आने वाली है एग्जाम में। प्रीलिम्स क्लियर कर कहां ही रह जाओगे, पूरा फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। तो चीजों को ढंग से लेकर चलो। आज का जो थंबनेल है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इसी के ऊपर एक न्यूज भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में जो डर है वो आज की डेट में भी बरकरार है कई सारे एरिया में। मैं आप लोगों को यहाँ पर अभी एक ये स्टोरी बता रहा हूँ। यहाँ पर अभी रिसेंटली एक ये पर्टिकुलर पर्सन थे, इनको जब कोविड-19 की दवाई देने के लिए यहाँ पर कुछ वर्कर पहुंचे, तो ये क्या किया, पेड़ पर चढ़ गए भागकर। और पेड़ पर चढ़े तो चढ़े, ऊपर से अगर कोई इनको नीचे बुला भी रहा है तो ऊपर से डंडियां तोड़ तोड़कर फेंक रहे हैं यहाँ पर इनके ऊपर, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर ये नीचे आने के लिए तैयार नहीं है। तो किसी ने इनके मन में कुछ गलत भावनाएं डाली दवाई को लेकर। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, ऐसी भी न्यूज कई वायरल हो रही थी कि दवाई जो है वो इंसान को नपुंसक बना देगी, या फिर दवाई जो है पता नहीं और क्या कर देगी, जिसको जो दवाई लेगा 2 साल के अंदर अंदर उसकी डेथ हो जाएगी। सुनी थी ना आप लोगों ने भी ऐसी चीजें? बताइए, चलिए सुनी थी कि नहीं सुनी थी। मतलब बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां फैल गई, जिसके चलते कुछ ऐसे लोग जिनको ज्यादा अवेयरनेस नहीं रहती है, जो ज्यादा सोशल मीडिया, रेडियो या फिर टीवी से कनेक्ट नहीं रहते हैं, तो ऐसे लोग जो है उस टाइम पर डर जाते हैं काफी ज्यादा। मैं आप लोगों को एक और ऐसी सच्ची घटना बताऊं। अभी शायद उड़ीसा, आई थिंक उड़ीसा था, मुझे एग्जैक्टली स्टेट का नाम याद नहीं आ रहा है। पूरा का पूरा गांव छोड़कर चले गए लोग, पूरा गांव वहां पर प्लान कर गया जब यहां पर पता चला कि उनको वैक्सीन लगाने के लिए बेसिकली जो यहां पर हेल्थ वर्कर आ रहे हैं। तो ऐसी भी सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली। कई जगह हेल्थ जो वर्कर थे उनके ऊपर अटैक भी किया गया। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं, जो सोसाइटी ज्यादा अवेयर नहीं रहती है वहां पर ये चीजें देखने को मिलती है, और ये काफी खतरनाक चीज है। एक तो चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी कि हमारे पास में मेडिसिन नहीं है, ठीक है। तो समझ में आता है दवाई नहीं है और बीमारी बढ़ रही है और लोगों की डेथ हो रही है, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। पर दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये बन जाती है कि हमारे पास में मेडिसिन है, पर लेकिन लोग जो है हेजिटेट हो रहे हैं, डर रहे हैं उस दवाई को लेने में। ये पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है। ये तो ऐसा हो गया कि रिसोर्सेज है हमारे पास में, पर लेकिन हम लोग उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और लोगों की जान नहीं बचा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के मन में इसको लेकर कुछ डर बैठ गया है। तो ये ऐसी चीजें होती हैं और भी ज्यादा खतरनाक लेवल की, तो ये हमेशा अवेयरनेस फैलाने से यहाँ पर कम होती है। तो इसके ऊपर एक आर्टिकल भी मैं डिस्कस करूंगा अभी यहाँ पर आज के डिस्कशन में, तो डिटेल में जानेंगे।
तो आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिए अपनी जो ईव है यहाँ पर, ये न्यू ईयर की, यानी कि न्यू ईयर से जो पहला दिन है, अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। और ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि बीमारी भी चल रही है, तो उसके चलते आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान भी रखना है और बाकी लाइफ को एंजॉय करते रहना है, ठीक है। तो आइए पहले एक ओवरव्यू आप लोगों को एडिटोरियल का देता हूं। काफी शानदार एडिटोरियल रहेंगे, सुनकर आप लोगों को मजा आ जाएगा। एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा काफी डिटेल में, और फिर इसके बाद में हम लोग न्यूज एनालिसिस की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले आइए समझते हैं यहाँ पर कौन कौन से एडिटोरियल हैं जो डिस्कस करने लायक है। सबसे पहले, जैसा मैंने आप लोगों को बोला था, एक बच्चा बोला है कि सर भविष्यवाणी तो कर देते हो इस तरीके से, मतलब कई बार इस तरह लगता है कि आप ही न्यूज़पेपर छाप रहे हो। देखो यार, होता क्या है, कई साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो इतना आइडिया लग ही जाता है। मैंने बोला था कि ये आर्टिकल आएगा एफसीआरए वाला, और यहाँ पर एनजीओ वाला एडिटोरियल तो डिटेल में डिस्कस करूंगा। देखो आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से पता चल जाता है, इतने दिनों से डिस्कस कर रहा हूँ चीजें, तो समझ में आता है कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजें आप लोगों के लिए सही है, कौन सी चीजें मुझे बाद में कवर करनी है, क्योंकि टॉपिक कई सारे ऐसे रहते हैं जो कि आगे बढ़ते रहते हैं और मैच्योर होते रहते हैं, ठीक है। तो उनको इसके लिए स्किप कर देता हूं कई बार, पर लेकिन ऐसा नहीं कि वो स्किप कर दिया कि आप लोगों का डिस्कस नहीं होगा। जब वो डिटेल हो जाएगा कंप्लीट, तो डे बाय डे की जो बोल बच्चनगिरी होती है वो खत्म हो जाएगी और प्रॉपर टॉपिक आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर एफसीआरए वाला आज खत्म कर दूंगा इसको डिटेल में, एनजीओ से रिलेटेड, ठीक है। तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, एफसीआरए क्या है, क्या दिक्कत चल रही है, गवर्नमेंट क्या बोलती है, कोर्ट क्या बोलता है, जनता क्या बोलती है, सब बातें टोटल डिटेल में। तो कोई कंफ्यूजन नहीं देखने को मिलेगा, टॉपिक खत्म। और वही कहते हैं कि खाना खत्म, अब हजम, चीजें अपना एक टॉपिक तैयार हो गया, रख लिया साइड में, रिवीजन कर लिया एक दो बार, ये तो होती है तैयारी। तो समझेंगे डिटेल में इसको, ठीक है। इसी के साथ में जो नेक्स्ट आप लोगों को न्यूज देखने को मिलेगी यहाँ पर, ये नेशनल हेल्थ, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में बात करें, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कई सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा, समझेंगे क्या क्या पॉइंट है। इसी के साथ में यहाँ पर ये जो आर्टिकल है, वैसे तो केरला की पॉलिटिक्स है, पर लेकिन मुझे लगा काफी एक तरीके से आप लोग कुछ स्टैटिक पोर्शन बढ़ा दो यहाँ पर। तो आज मैं आप लोगों से कुछ गवर्नर के बारे में बातें करूंगा, ठीक है। तो गवर्नर की पोस्ट के बारे में बात करूंगा, संविधान में किस तरीके से है। तो पॉलिटिका एक गवर्नर वाला चैप्टर का आप लोग को आज रिवीजन में करा दूंगा इसकी हेल्प से। इसमें तो बेसिकली पॉलिटिक्स ज्यादा ठूस रखी है कि किस तरीके से थोड़ा सा जो है स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच के जो मुद्दे हैं वहां पर, लोकल स्टेट के बारे में, केरला के बारे में, जो कि हमारे लिए काम के नहीं है। पर लेकिन जो स्टैटिक पोर्शन में आप लोगों को पढ़ाऊंगा पॉलिटिका, वो जरूर काम का है, जो आप लोगों को बहुत फायदा पहुंचाएगा, तो उसको समझेंगे। ये है वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसके बारे में मैंने बात की थी आप लोगों से, कि यहाँ पर बात करूंगा, यहाँ पर जो ये पेट पर चढ़े हुए ना वैक्सीन के डर से, तो यहाँ पर क्या वैक्सीन जो है वो मैंडेटरी करनी चाहिए? शुड वैक्सीनेशन बी मेड मैंडेटरी? क्या उसको हर एक इंसान को जरूरी कर दो कि ये वैक्सीन लेगा तो ही यहाँ पर उसको नहीं गवर्नमेंट स्कीम का फायदा होगा, वैक्सीन लेगा तो ही उसको बस में ट्रेवल करने दिया जाएगा, वैक्सीन लेगा तो इसको मेट्रो में बैठने दिया जाएगा, तो वैक्सीन लेगा तो ही उसको एग्जाम देने दिया जाएगा, वैक्सीन लेगा तो ही गवर्नमेंट ऑफिस में एंट्री करेगा, वैक्सीन लेगा तो ही यहाँ पर मतलब कुछ भी अगर घर से बाहर निकलेगा, कुछ भी ऐसा मैंडेटरी कुछ कर देना, तो क्या ये कर सकते हैं? अगर हाँ, तो आप लोग बताइए इसके बारे में, यस या फिर नो। फिर मैं आर्टिकल डिस्कस करूंगा तो डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, जो आप लोगों से कुछ पूछता हूं ना, उसका आंसर दिया करो। इससे क्या होता है, आप लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ता है और आप लोग खुद अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पाएंगे। अगर रेगुलरली आप लोग चीजों के आंसर देते हैं ना, तो आप लोगों के अंदर भी कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आएगा। जो नहीं क्लास में बैठे रहते हैं, टीचर कुछ पूछ रहा है तो ना बोल रहे हैं, ना हाँ ना, ऐसा लगता है वो ही नहीं है दुनिया में, ठीक है। तो आप लोग एक तरीके से एक जिंदा इंसान हो, तो रेस्पॉन्ड किया करो। अगर आप लोगों के सामने कुछ चीजें कोई पूछ रहा है, कुछ बता रहा है, तो आप लोग का एक रेस्पॉन्स उसके ऊपर आना चाहिए। तो उससे क्या रहता है, उससे पता रहता है कि हाँ चीजें सही डायरेक्शन में जा रही है, तो मैं भी उन चीजों को आइडेंटिफाई कर पाता हूँ सही डायरेक्शन में। तो रेस्पॉन्ड जरूर किया करो। अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ, इतना तो कर सकते हो ना, ये तो कोई बड़ी चीज नहीं मांग रहा हूं मैं आप लोगों से, छोटी सी तो बात है। रेस्पॉन्ड करोगे तो आप लोगों के अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो साइड वाला आर्टिकल है, ये जर्नलिज्म के बारे में बेसिकली बात कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से अभी आप लोगों ने देखा, हालांकि ये थोड़ा सा अलग आर्टिकल है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसमें मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। अभी क्या हुआ था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा हमारे देश में ये बोला गया कि अगर एक तो न्यूज है, पर्टिकुलर एरिया में कहीं कोई एक रोड एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट में यहाँ पर बेसिकली कई सारे लोगों की जान चली गई, ये है न्यूज। किसी ने देखा, वो न्यूज पढ़ी और एंकर ने वो न्यूज सुना दी, समझ में आता है। पर लेकिन जब इस न्यूज में आप लोग व्यूज ऐड कर देते हो अपने पर्सनल, तो फिर कई बार वो जो है काफी ज्यादा खतरनाक बन जाती है। मतलब क्या, मतलब यहाँ पर ये बोलने लगे कि ये जो बस थी, ये एक ऐसी दूसरी गाड़ी से टकराई जिस गाड़ी में सारे जो थे वो ऊंची कास्ट के लोग थे, और इस गाड़ी में सारे जो थे नीची कास्ट के लोग थे। तो ऊंची कास्ट के लोगों ने नीची कास्ट के लोगों को मार डाला गाड़ी से ठोककर, एक तरीके से मतलब एक्सीडेंट कर। तो अगर ये न्यूज इस तरीके से पढ़ दूं मैं, तो कैसा लगेगा? वो लग गई ना एकदम एक मिनट में आग पूरी सोसाइटी में, कि ऊंची कास्ट के लोगों ने नीची कास्ट के लोगों को मार डाला। तो ये जो तरीका होता है इस तरीके से अपना व्यू प्रेजेंट करना, ये जो न्यूज होती है उसको बड़ा खतरनाक बना देता है, और उसके चलते फिर काफी सारी दिक्कतें सोसाइटी में देखने को मिलती है। तो न्यूज को न्यूज के तरीके से रखना चाहिए और व्यूज को अपने व्यूज के तरीके से रखना चाहिए, दोनों को इंटरमिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है।
इसी के साथ में अगर बात करें, आप लोगों को याद रखना है आर्टिकल 19 के अंदर जब आप लोग जाएंगे संविधान के, आर्टिकल 19 का पार्ट 1 का ए के अंदर जब आप लोग जाएंगे, आप लोगों को फ्रीडम ऑफ प्रेस और राइट टू फ्रीडम के बारे में आप लोगों को बात की जाती है। तो इस फ्रीडम ऑफ प्रेस और राइट टू फ्रीडम जो है ना, इनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन भी रहती है कि आप लोगों की फ्रीडम जो है वो दूसरे की फ्रीडम को हनन ना करे। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो बैलेंस बनाकर चलने वाली बात यहां पर की जाती है, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो आर्टिकल है ये हालांकि क्रिकेट के बारे में, पर आप लोगों ने देखा अभी गेम से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए, तो मुझे लगा कि अगर छोटा छोटा कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ करेंगे तो आप लोगों को बता दिया करूंगा, ताकि गेम से रिलेटेड भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार आप लोगों को सारी चीजें कवर कराऊं, वो एक कोई नहीं छूटनी चाहिए, जो जो चीजें कवर करने लायक है। तो यहां पर बात की जा रही है एसेज सीरीज के बारे में। तो एसेज जो सीरीज है ये अगर पूछ ले आप लोगों से किस दो कंट्री के बीच में खेली जाती है, पहले तो ये पूछ ले किस किस कंट्री के बीच में खेली जाती है, तो याद रखना ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेली जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। पहले यहां पर ये स्टार्ट की गई थी 1882 1883 में, यहां पर ओवल इंग्लैंड के अंदर यहां पर खेली गई थी। दो क्रिकेट टीमें ओनली ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ये जो एडमिनिस्टर किया जाता है इसको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा इस सीरीज को बेसिकली एडमिनिस्टर किया जाता है, यानी कि वो इसकी देखरेख करता है जब ये यहां पर खेली जाती है। कैसा फॉर्मेट है इसका, वनडे है, 20 है, टेस्ट है। टेस्ट के फॉर्मेट में यहां पर ये खेली जाती है। टोटल टेस्ट में 5 मैच आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे, जिसके चलते यहां पर खेला जाता है। फिर उसी के बीच पर जो जीत कर आता है वो यहां पर विनर कहलाता है। ये जो सीरीज है हर 2 साल में एक बार आप लोगों को देखने को मिलती है। 2019 में हुई थी, अब 21 में हुई है, और नेक्स्ट जो होगी वो 23 में आप लोगों को देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा जो रन बनाए गए यहाँ पर यह डोनाल्ड ब्रैडमैन, इनके द्वारा 5000 से ज्यादा रन बनाए गए थे। इसी के साथ में मोस्ट क्रिकेट जो ले गए हैं सैनवान के द्वारा 195। मोस्ट सक्सेसफुल जो टीम है वो है ऑस्ट्रेलिया, इनके सबसे ज्यादा अभी ऑस्ट्रेलिया जीती है, और करंट जो प्लेयर है वो भी आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया ही देखने को मिलेगा। तो ये अभी रिसेंटली जो मैच अभी आप लोगों को देखने को मिला, ठीक है। अब आप लोगों को ये बताना है अब की बार जो ये सीरीज है कहां पर हुई, ये ऑस्ट्रेलिया में हुई या फिर इंग्लैंड में हुई, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। तो इसका हल्का सा आइडिया आप लोग बताएगा, कम से कम आप लोगों को इसके बारे में हल्का सा तो आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक मैंने आप लोगों को बता दिया इसका, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आर्टिकल आप लोगों का नहीं छोड़ा एक बार, तो मतलब ऐसा कि टाइम नहीं मिले तो चलो छोड़ देते हैं, पर लेकिन नहीं यार, मुझे लगा कि कम से कम कुछ बेसिक आप लोगों को बता दो इसका, ताकि अगर एक वनडे टाइप में या फिर आप लोग प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन बन जाए तो आप लोग उसका आंसर अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। तो छूटना नहीं चाहिए, ओके। आगे बात करते हैं, तो ये डेटा पॉइंट है यहाँ पर। तो डेटा पॉइंट में हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, सर्वे कंडक्ट कराया गया यहाँ पर कोविड-19 के बारे में। तो लोगों से क्वेश्चन पूछा गया थर्ड वेव के बारे में। तो यहाँ पर 2 in 3rd इंडियन बिलीव ए थर्ड वेव कोविड-19 जो है विल बी हियर। इनके सर्वे में जब पूछा गया लोगों से कि क्या थर्ड वेव आने वाली है, तो लोगों ने ये बोला कि हाँ, हर 3 में से 2 इंसानों ने ये बोला कि थर्ड वेव आने वाली है। तो ऐसी फीलिंग लोगों को यहाँ पर आ रही है। तो ये जो सर्वे कंडक्ट कराया गया उसके बारे में बात की जा रही है। तो इंपॉर्टेंट सर्वे नहीं है, पर लेकिन अगर मैं आप लोगों की एसएलवी आर्मी से पूछूं, अपनी एसएलवी फैमिली से पूछूं कि आप लोग क्या लगता है थर्ड वेव आने वाली है, यस या फिर नो, इसमें आप लोग क्या बोलेंगे? थर्ड वेव आने वाली है या फिर नहीं? यस या नो में आप लोग अपना आंसर दे सकते हैं। तो बताइए आप लोग क्या लगता है, जैसा माहौल अभी देश के अंदर चल रहा है, बहुत सारे केसेस निकल कर आ रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए कि किस तरीके से आप लोगों को लग रहा है कि थर्ड वेव के बारे में आइडेंटिफाई, कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर ओमिक्रॉन के बारे में पूछा गया। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वैसे तो नहीं है, पर हाँ हेल्थ के पॉइंट ऑफ से जरूर इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपना ध्यान रखिए ताकि कोई भी बीमारी आप लोगों तक न पहुंच सके। तो ये जरूर आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है, वरना फिर दिक्कत हो जाती है और दिक्कतें जो है आगे बढ़ जाती हैं और फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। तो उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। यहाँ पर ये हम लोगों ने क्रिकेट वाला आर्टिकल देखा, अब बढ़ सकते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। अभी यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, कई सारी ऐसी एनजीओ थी जिनके लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिए गए, ठीक है। तो जो ये लाइसेंस यहाँ पर कैंसिल किए गए, तो उसके चलते अभी इशू ये देखने को मिला कि ये जो एनजीओ थी ये कहीं ना कहीं वो एनजीओ थी जो अलग अलग फील्ड में काम कर रही थी, खासकर गवर्नमेंट के, खासकर जिनमें गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं कर पाते, कुछ ऐसे फील्ड थे, या फिर गवर्नमेंट अगर कुछ गलत कर रही है तो उसको भी यहाँ पर जनता के सामने रख रही थी। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर बन जाता है, तो इसके बारे में बात की जा रही है कि ये काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर निकल कर आता है, जिसके बारे में हम लोग को बातें करनी चाहिए, ठीक है। तो इसी के चलते मैं आप लोगों से यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करूंगा। कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। पहले इसके बारे में कुछ बेसिक्स भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोग चीजों को समझ सकें कि एग्जैक्टली कहां पर क्या चीजें हो रही है, ठीक है। एक नहीं कि यहाँ पर क्या बेसिक चीजें क्या क्या हैं, उनको आप लोग उस तरीके से देख सके कि अच्छा ये इस तरीके से चीजें हैं, तो वो वाली बातें भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हुआ चलूंगा। तो एक एक पॉइंट आप लोग समझिएगा अच्छे से। सबसे पहले क्वेश्चन है, फिर मैं भूल जाता हूं, एक बार ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए। बात की जा रही है स्टेट हेल्थ इंडेक्स के बारे में। तो स्टेट हेल्थ इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा, या फिर नीति आयोग के द्वारा। तो आंसर आप लोग दीजिए। ये डिटेल में डिस्कस किया था मैंने आप लोगों से, जो शाम को वीडियो आती है 8:30 बजे, उसमें मैंने आप लोगों से डिटेल में, और इसके अंदर भी टॉपिक डिस्कस किया था, हिंदू के अंदर भी।
इसी के साथ में एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा। मोजाम्बिक्यू चैनल के बारे में बात की जा रही है, तो मोजाम्बिक्यू चैनल जो है वो किस किस के बीच में देखने को मिलता है? मोजाम्बिक्यू मेडागास्कर, मोजाम्बिक्यू जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक्यू तंजानिया, मोजाम्बिक्यू जाम्बिया। तो सही आप लोग यहाँ पर इसका आंसर देना है। वीडियो के एंड में फिर आप लोगों को इसका भी आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। और बोला है आप लोगों को कि लास्ट तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी न्यूज एनालिसिस के पोर्शन भी है जिसके बारे में आप लोग समझ पाएंगे काफी अच्छे से, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अभी न्यूज में क्या है, यूनियन जो हमारी कंट्री की होम मिनिस्ट्री है, इनके जो गृह मंत्रालय है, उसके द्वारा अभी FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन जो एक्ट है, उसके रजिस्ट्रेशन में जो मिशनरीज ऑफ जो चैरिटी है, ये यहां पर हमारे कंट्री में ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो मदर टेरेसा जी थी जिनको नोबेल प्राइज मिला था, तो उनके द्वारा यहां पर ये सेट की गई थी जो सोसाइटी में जनता के फायदे के लिए। इनको नोबेल प्राइज किस ईयर में मिला था जरा बताइए तो, देखता हूं आप लोगों को पता है क्या? ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए, देश में किस किस पर्सनैलिटी को नोबेल प्राइज मिला है, रिसेंटली अभी किसको नोबेल प्राइज मिला है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि जिनको आप लोगों को फ्री के मार्क्स मिल जाते हैं, तो इनको आप लोग कभी छोड़ना नहीं है। चलिए एक बार लिख लीजिएगा, फिर आप लोग कल इसका आंसर बता दूंगा। जैसे जो कल क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर आप लोग को वीडियो के एंड में आज मिलेंगे। कोशिश क्या करो कि वीडियो आते ही 1 घंटे के अंदर अंदर आंसर दिया करो, जिससे मुझे पता रहे कि आप लोग रियलिटी में उनको किसी का कॉपी नहीं कर रहे हैं, अपना खुद का आंसर आप लोग लिख रहे हैं। सेक्शन 5 जो है यहाँ पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का, वो बेसिकली यहाँ पर बात करता है कि रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। जो भी यहाँ पर ऐसी जो पावर है यहाँ पर जो दे रखी है, बोला गया कि अनचेक्ड और अनब्रिडल्ड पावर यहाँ पर दे रखी है, जो कि डिक्लेयर कर सकती है किसी भी एनजीओ को, तो एक तरीके से यहाँ पर डिनाई कर सकते हैं उसको फंड, अगर कोई यहाँ पर ऐसी एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब ये कि FCRA जो है वो यहाँ पर इंप्लीमेंट किया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा। अभी इशू क्या क्या है पूरा वो हम लोग समझ लेते हैं, और यहाँ पर राइटर क्या कहना चाह रहे हैं। अभी कंडीशन ये है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी बातें यहाँ पर बोली गई कि एक तरीके से वो क्या करेंगे, इनका पहले ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिट में उनकी कुछ कमियां पाई गई हैं, और उसके चलते हम लोगों ने इनको जो है आगे फंड लेने के लिए भी रोक दिया है, और इनका जो लाइसेंस है वो भी रिन्यू नहीं किया गया है। देखिए ये सारी जो एनजीओ है ना, अगर इनको ध्यान से देखा जाए तो कोई तो पोल्यूशन के लिए काम करती थी कि देश में पोल्यूशन कहां पर है वो बातें जनता के सामने रखना, क्लाइमेट चेंज के इशू पर बात करना, ह्यूमन राइट यानी कि जनता के साथ में कहीं कुछ गलत हो रहा है उसके बारे में बात करना, ठीक है। जैसे अगर बात करें किसी के अगर ह्यूमन राइट का हनन हो गया तो वो बातें मार्केट में लेकर आना ताकि सबको पता चल सके। चाइल्ड लेबर कहीं पर हो रहा है, ठीक है, ह्यूमन स्लेवरी, किसी को स्लेव बना लिया बिना पैसे के, मतलब बेसिकली काम कराए जा रहे हैं उससे, एक नहीं होने एक तरीके से जो एक आप लोगों ने देखा होगा स्लेव पुराने टाइम पे होते थे, ठीक है, तो वो वाली चीजें बात की जा रही है। फोर्स लेबर आप लोग बोल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। हेल्थ के बारे में या फिर रिलीजियस के बारे में यहाँ पर ये एनजीओ काम करती नजर आती है। और पर्टिकुलरली अगर क्रिश्चियन बात करें और इस्लामिक जो चैरिटी, ये एनजीओ देखने को मिलेगी जिनके जो लाइसेंस है अभी कैंसिल किया गया और उनको रिन्यू नहीं किया गया है। ऐसी लगभग 20,000 एनजीओ हैं जो अभी रिसेंटली जो फॉरेन फंड लाइसेंस जो है 2014 से अब तक उनको कैंसिल किया जा चुका है, जिनमें एमनेस्टी इंटरनेशनल जो काफी बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रीन पीस इंडिया, इसी के साथ में पीपल वॉच, यूरोपियन क्लाइमेट जो फाउंडेशन है, जो इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर कंपटीशन इंटरनेशनल एंड गेट्स फाउंडेशन जो पब्लिक हेल्थ जो फाउंडेशन के बारे में बात करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कई सारी आप लोगों को यहाँ पर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाती है। तो इसके चलते क्या चलता है, यहाँ पर ये सारी कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे फील्ड में काम करती है जिससे कि सोसाइटी में कोई ना कोई इंप्रूवमेंट हो सके। तो यहाँ पर जैसे अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर इनके बारे में, तो ये वो सारी एनजीओ है जिनको सही तरीके से काम करने के लिए उनको कहीं ना कहीं उनका ये खामियाजा भुगतना पड़ा है, ऐसे यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं। अभी अगर बात करें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेंसी के बारे में, तो कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे देश में बिल्कुल वही फंडा फॉलो किया जा रहा है जैसा चाइना और यूएसए में फॉलो किया जाता है। वहां पर अगर कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलते हैं, उनकी कहानी खत्म, गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट की वाई वाई करते रहो, उसके चलते यहाँ पर वरना उसको उठाकर साइड में रख देते हैं। तो राइटर ये बोल रहे हैं, ठीक है। पर लेकिन राइटर के जो व्यूज हैं वो आप लोगों के मन पे हावी नहीं होने चाहिए कंप्लीटली। क्यों? क्योंकि देखिए देश की सिक्योरिटी भी है, ठीक है। अगर कुछ एनजीओ गलत कर रही है तो कहीं ना कहीं वहां पर वो एनजीओ जो है उनके ऊपर बैन भी लगना चाहिए। पर लेकिन अगर एनजीओ गलत नहीं कर रही है और यहाँ पर गवर्नमेंट गलत कर रही है, तो कोर्ट है हमारे देश में, कोर्ट में पहुंचो, कोर्ट जो है वो सही यहाँ पर डिसीजन देगा। तो यहाँ पर फॉरेन फंड जो आता है यहाँ पर कई बार उसको, जैसे कि हमारे देश में आप लोग देखिए, अब बात करें तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं आप लोग फंड, ठीक है। हमारी कंट्री में से फंड आ गया तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको इलेक्ट्रोल बॉन्ड के लिए यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड में आप लोग एक तरीके से इलेक्ट्रोल बॉन्ड यानी कि खुद फॉरेन फंडिंग ले रहे हैं अपने बेसिकली प्रचार प्रसार के लिए। पर लेकिन जो एनजीओ सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, कोई हेल्थ के लिए कर रही है, कोई यहाँ पर एनवायरमेंट के लिए कर रही है, उनका फंड आप लोग रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हो। तो कितने हद तक यहाँ पर ये चीजें सही है, तो ये आप लोग अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यानी कि ये गलत बात है इस तरीके से कि अपने लिए फंड आप लोग ले रहे हैं और उस टाइम पर यहाँ पर जिनको जरूरत है उसके लिए फंड नहीं दे रहे हैं। अभी इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि कोविड-19 जब से है तब से आज तक का अगर देखिए आप लोग यहाँ पर काफी सारी दिक्कतें लोगों को देखने को मिल रही हैं। तो इसके चलते खासकर जो गरीब तबका है सोसाइटी का, उनको किसी को खाना नहीं मिल रहा है, किसी को दवाई नहीं मिल रही है, किसी की एजुकेशन बंद हो चुकी है, किसी की जॉब जा चुकी है, ठीक है, किसी घर में से कोई मर चुका है, उसको दिक्कतें देखने को मिल रही है।
तो 30% के करीब इंटरनेशनल जो नॉन प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन है वो कम हो गया, जो बाहर से पैसा आता था वो कम हो गया। तो जो वनरेबल सेक्टर, जो गरीब सेक्शन है सोसाइटी का, उसी को दिक्कत होगी ना। जो अमीर है वो तो खा रहा है, कमा रहा है, मजे ले रहा है, उड़ा रहा है, पर लेकिन जो गरीब तबका है सोसाइटी का, दिक्कत तो उसको देखने को मिलेगी। तो उसको दिक्कत यहां पर निकल कर आ रही है, जिसके चलते यहां पर गवर्नमेंट ने ये गलत काम किया है। गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए किस तरीके से एनजीओ काम कर रही है। ऐसे नहीं कि आनंद फानन में कोई भी स्टेप आप लोग उठा दे रहे हो, तो ये गलत तरीका है। ठीक है, तो ये तो आर्टिकल के अंदर कुछ बातें होगी। अब मैं आप लोगों को स्टैटिक पोर्शन कुछ बताऊंगा जिसके बारे में आप लोगों को बताना चाहिए। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसको एफसीआर आप लोग बोलते हो, ये हमारी कंट्री में एक एक्ट लेकर आया गया था। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है बेसिकली, आप लोग बोल सकते हो, जिसके चलते हम लोग जो भी एनजीओ है, अगर बाहर से वो पैसा ले रही है तो वो हमारी कंट्री में बेसिकली रजिस्टर उसको कराना होता है, कि ताकि पता चलता रहे कितना पैसा यहां पर निकल कर आ रहा है। तो इंटरनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बात की गई, पता चला बाहर से पैसा आ रहा है और हमारे देश में दंगे फसाद करवा दिए, तो वो भी तो नहीं होने चाहिए ना। तो उसके लिए भी सही है कि इनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए ना देश के अंदर में। तो पहली बार 1976 में यहां पर ये ऐसा कुछ एक्ट लेकर आया गया, यानी कि पहली बार 1906 में ऐसा कुछ एक्ट लेकर आया गया। फिर इसको अमेंड किया गया 2010 में, इनके इसके अंदर कुछ चेंज, इनके संशोधन किए गए। और आज की डेट में हमारे देश में कोई भी एनजीओ, कोई भी एसोसिएशन, कोई भी ग्रुप अगर आता है तो उसको यहां पर आकर बेसिकली यहां पर आकर उसको मेंशन करना पड़ता है कि हाँ ऐसी ऐसी चीजें और यहां से फंड ले रहा है। उसको ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, मेंशन करनी पड़ती है गवर्नमेंट के सामने। अपनी मनमानी नहीं चला सकते। मैंडेटरी है ऑल द एनजीओ के लिए रजिस्टर करना अपने आप को यहां पर एफसीआर के तहत, यानी कि ऐसा नहीं है कि वॉलंटरी है, मन करे तो कर लो वरना ना करो। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है जैसे आप लोग बोलते हो कि वीडियो को लाइक कर दिया करो, करना तो करना, नहीं तो नहीं करना, तो ऐसे उस कैटेगरी में नहीं आता है, वो करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक बच्चा बोलता है कि सर मुझे वीडियो देखनी हो चाहे ना देखनी हो, मैं लाइक करके चला जाता हूं। ऐसा मत किया करो यार, देख लिया करो। ठीक है वीडियो नहीं देख रहे हो लाइक करके चले यार, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से तो अपना अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, ये तो बस इसलिए बोलता हूं मैं आप लोगों को लाइक वगैरह करने के लिए, क्योंकि यार देखो यूट्यूब की जो चीजें है ना वो इस तरीके से है कि उसको पता चलता है कि ये वीडियो कैसी है, उसके बारे में उसको पता चलता है, वरना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो एक तरीके से होता है कि YouTube को बताना कि अच्छी वीडियो है, ठीक है, तो उससे ये पता चलता है। तो उसका एल्गोरिदम है, इसमें किसी के हाथ में कुछ नहीं है, तो इसलिए बोलता हूं मैं वो चीजें करने के लिए। ठीक है, तो जितना ज्यादा एंगेजमेंट होगा उतना YouTube को पता चलेगा अच्छी वीडियो है, तो उतना ही ज्यादा फिर चीजें सही डायरेक्शन में होगी, वो रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर कम लगाएगा। तो ये चीजें रहती है, वरना रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कई सारी। आप लोगों को कल भी मैंने बोला था, कल भी देखा, कल भी वहां पर उसने लिमिटेड चीजें लगा दी। मतलब इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या लगती है मुझे, मतलब जो हमारी एक देखो दोनों टॉपिक आ रहे हैं, दो वीडियो आ रही है, एक आप लोगों की शाम को आ रही है 8:30 बजे और एक आप लोगों की द हिंदू आ रही है। हमेशा ये हरकतें जो है मैक्सिमम टाइम्स की द हिंदू पे की जाती है, जबकि ऐसे ही टॉपिक में आप लोग के नैनो मैगजीन में डिस्कस करता हूं, तो ये वीडियो ज्यादा लोगों के द्वारा देखी जाती है, तो यहाँ पर इसको लोग ज्यादा इसके साथ में कुछ छेड़खानी करते हैं, रिपोर्ट वगैरह करना, कुछ ऐसी चीजें, तो इसलिए यहाँ पर इसके साथ में दिक्कतें होती हैं। ठीक है नैनो के साथ में कभी कभी रेयरली हो जाता है, महीने में एक बार हो गया, पर इसके साथ में हर दूसरे दिन होता है, फिर उसको रिव्यू करते हैं, फिर उसके बाद में बोलते हैं वीडियो सही है, मतलब फिर उसको चेक करते हैं, तो कई बार तो एक हफ्ता लग जाता है। जैसे मैंने अभी कल मुझे मेल आया, वो थी 15 तारीख की वीडियो थी, 15 तारीख की वीडियो जो थी उसने रिव्यू करी और मुझे मेल किया कि हाँ ये वीडियो सही है, मतलब उसको अब तक का उन्होंने उसमें पेंडिंग में डाल रखा। 26 तारीख की वीडियो थी, उसको रिव्यू कर रहे हैं, अभी 23 तारीख की वीडियो को रिव्यू कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से रिव्यू करते रहते हैं उनको, और फिर एक हफ्ते बाद बताते हैं कि हाँ ये वीडियो सही है। तो इसलिए अगर आप लोग उसको मैंने बोला था ना कि उसमें 9,000 उस पर लाइक पहुंच गए, वो उन्होंने क्या किया, उसको रिव्यू कर दिया शाम तक ही रिव्यू करके बोल दिया कि वीडियो सही है। ठीक है, तो इतना इंपैक्ट इससे पड़ता है, वरना उसको एक हफ्ता भी ले लेता है अगर रिव्यू में डाल देता है। और कई बार ऐसा होता है लाइक ज्यादा हो जाता है तो उसको रिव्यू जो है वो तुरंत करके उसका सेंड कर देता है कि वीडियो सही है, मतलब नहीं 2-3 घंटे के अंदर भी काम कर देता है। तो ये चीजें होती है बेसिकली, इसलिए मैं बोलता हूं कि ये थोड़ा सा एक काम ऐसा है जो कि आप लोग कंटिन्यूअस कर सकते हैं, चीजों को लाइक करना, अपना आंसर देना, इसी के साथ में शेयर करना, तो ये फीडबैक के तौर पर हो जाता है। ठीक है, अभी यहां पर अगर बात करें इसके बारे में, तो ये मैंडेटरी है। मैंडेटरी मतलब किसी के ऐसे नहीं कि ऑल्टरनेटिव आप लोग करें या फिर न करें, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो आप लोगों को प्रॉपर वे में काम करना पड़ेगा। तो यहां पर एक बार अगर आप लोगों ने रजिस्टर कर लिया तो 5 साल तक के लिए छुट्टी, जैसे गवर्नमेंट चुनकर आ गई ना एक बार, तो 5 साल के लिए दामाद बनकर बैठ गए। ठीक है, उसके बाद में आप लोग कुछ भी मनमानी करते रहो। हमारी कंट्री में राइट टू रिकॉल तो है नहीं कि बीच में हम लोग अपने पॉलिटिशियन को रिकॉल कर लेंगे और फिर से इलेक्शन करवाएंगे, ऐसा भी मुद्दा होना चाहिए। याद है आप लोगों को वो मूवी आई थी वोटर, जो मैंने आप लोगों को देखने के लिए बोला भी था, उसमें यही दिखाया गया है कि हमारे पास में ये होना चाहिए कि हम लोग अपना राइट टू रिकॉल वाला फंडा रख सकें। अगर पॉलिटिशियन को जिनको हम लोगों ने चुना है वो हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग उनको रिकॉल कर सकें, यानी कि उनको उनकी गद्दी से हटा सकें और वहां पर इलेक्शन कंडक्ट करा सकें। पर लेकिन इसके लिए एजुकेशन और एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। तो ये राइट टू रिकॉल वाला भी कई बार न्यूज में कॉन्सेप्ट आता है, याद रखिएगा इसके बारे में भी थोड़ा सा। ठीक है, और कोई ऐसी मूवी होती है ना उनको जरूर देखा करो, आप लोग का एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है, तो इससे आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर पाते हो। ऐसा नहीं कि हर एक आलतू फालतू मूवी देखनी है, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। पर हाँ, जो जरूरी है, सोसाइटी की कुछ इश्यूज दिखा रही है, उसको आप लोग जरूर देख सकते हैं। ठीक है, अवेयर रहने के लिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर इसके अंदर अभी रिसेंटली जो अमेंडमेंट किया गया 2020 में, देखिए आया था कब, मैंने आप लोगों को बताया अभी यहाँ पर आया था कब, यहाँ पर
ये बेसिकली जो आया, मतलब ये जो एक्ट था, ये बेसिकली जो आया था, एक सेकंड यार, आया था यहाँ पर 1976 में, ठीक है। फिर इसके अंदर अमेंडमेंट कब किया गया? अमेंडमेंट किया गया 2010 के अंदर में। फिर एक और अमेंडमेंट किया गया, यानी कि एक और चेंज किया गया 2020 के अंदर में, जिसके चलते नई और रिस्ट्रिक्शन लगा दी, यानी कि और ज्यादा इसको टाइट कर दिया। अब यहाँ पर कई सारी और चीज देखने को मिली। अब क्या क्या टाइट किया गया वो भी आप लोगों को बताऊंगा मैं। यहाँ पर अब बोला गया कि जो भी यहाँ पर रेसिपिएंट है, जो बाहर से पैसा ले रहा है, ठीक है, उसको प्रॉपर वे में यहाँ पर चीजों को एक तरीके से प्रॉपर एक प्रोविजन के रिलेटेड एनुअल रिटर्न जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा, अकाउंट सारी चीजें वो बतानी पड़ेगी, ठीक है। अगर बात करें अगर फंड के बारे में, ठीक है, जो फंड यहां पर उसको जिस ऑब्जेक्टिव के लिए लिया है उसी ऑब्जेक्टिव के लिए अगर यूटिलाइज करेगा तो समझ में आएगा। मान लीजिए जैसे नहीं, मैं आप लोगों को बोलता हूं कि जैसे आजकल मैं जो बच्चे किताब मांग रहे हैं उनको किताब देता हूं, ठीक है, तो यहां पर अगर किताब के लिए मेरे पास में जो फंड है, मान लीजिए मेरे पास में भी 5,000 रुपए है और मुझे वो 5,000 रुपए की बच्चों को किताब देनी है, तो मतलब वो 5,000 रुपए उनकी किताबों के लिए ही खर्च होने चाहिए। ये नहीं कि उसको कहीं और किसी चीज में खर्च कर दिया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, मैंने उसको बोला कि ले पैसे ले ले, यार इतने सारे एक्सीडेंट होते हैं, मैं तो वो काम कर नहीं पाऊंगा क्योंकि इतने सारे लोग बीमार होते हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं। पर हाँ, किताब अगर लोगों को दूंगा, पढ़ लेंगे तो वो किसी न किसी की आगे चलकर हेल्प कर देंगे। तो वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जिस चीज के लिए है उसी चीज के लिए उसको यूज करो, ये कहने का मतलब यहाँ पर होता है। एनुअल जो इनफ्लो है फंड का कंट्रीब्यूशन का, तो वो अभी रिसेंटली यहाँ पर डबल हो गया 2010 से लेकर 2020 तक का, अगर बात करें 19 तक का। और यहाँ पर अभी एफसीआर रजिस्ट्रेशन के तहत 19,000 के करीब ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कैंसिल किए गए, जिनके चलते कोई ना कोई यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिली। अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, कुछ याद रखिएगा। कई सारे रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर लगा दी गई। पहली रिस्ट्रिक्शन तो ये लगा है कि प्रोविजन कर दिया ऑफ फंड ट्रांसफर, यानी कि सेक्शन 7 जो है यहाँ पर इनको ये पावर देता है कि आप लोग यहाँ पर ऐसा कुछ कर सकते हैं, फंड को ट्रांसफर होने से आप लोग रोक सकते हैं, ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत ये लगा दी कि आप लोग को एसबीआई में जो दिल्ली के अंदर जो ब्रांच है उसी के अंदर जाकर आप लोग यहाँ पर बेसिकली सिस्टम कंप्लीट करना है फंड ट्रांसफर वाला। मान लीजिए पूरे देश के अंदर में एनजीओ है वो एसबीआई के अंदर ही जाकर यहाँ पर ये चीजें देखेगा, ये थोड़ी सी एक अलग लेवल की रिस्ट्रिक्शन होगी, ठीक है। शेयर करना इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन अथॉरिटी को शेयर करना, जो भी रेमिटेंस आ रहा है, कहां से क्या क्या चीज हो रही है सारी, चलिए वो तो सही है। एक अकाउंट मेंटेन रखना है यहाँ पर, इसी के साथ में आधार कार्ड के बारे में बात की, ऑथराइज करना, नो योर कस्टमर वाली वो सारी चीजें तो मैंडेटरी कर दिया कि हाँ अगर आप लोगों के पास में यह फंक्शन करने के लिए तो आप लोगों का एक तरीके से ये मैंडेटरी आप लोगों को होना चाहिए अकाउंट के साथ में कनेक्ट, ठीक है। इसी के साथ में कैप, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी की गई। अगर बाहर से कोई पैसा आ रहा है तो यहाँ पर उसका पहले 50% क्या थे, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के लिए खर्च कर लेते थे, यानी कि लोगों को अपने अंदर उसके अपने ग्रुप के अंदर लेके आना, उनको मान लीजिए किसी को एक ड्रेस देना कि हाँ इस तरीके से आप लोग हमारी ड्रेस पहनोगे, उनको एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराना, ठीक है। अगर कोई कुछ काम करना चाहता है थोड़ा बहुत उनको पैसा दे देना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पहले 50% आती थी। तो बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट या 50% से घटाकर 20% कर दो इसको, यानी कि अगर बाहर से कोई पैसा, अगर 100 रुपए बाहर से किसी को फंड मिल रहा है तो 100 में से 20% ही वो है अपने खर्चे के लिए यूज करेगा, 80% जो है वो जिस पर्पज के लिए है उसके लिए खर्च करेगा। यानी कि ऐसा नहीं कि आप लोग अय्यासी करोगे यहाँ पर इस फंड का। तो ये पर्सनली अगर देखा जाए तो इसको सही भी बोल सकते हैं, पर लेकिन ये भी बोल सकते हैं कि पता चला थोड़ा फंड की ज्यादा जरूरत है तो वो कैसे करेंगे, पर सही है 20% अगर काम चला रहे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में, पता चला 50% आप लोग अपने एडमिनिस्ट्रेशन में ही खर्च कर दे रहे हो, तो फिर जिस पर्पज के लिए पैसा है उसका मतलब क्या रह गया। तो मेरे हिसाब से मतलब मुझे पर्सनली अच्छा लगा। आप लोग क्या बोलते हैं इसके बारे में आप लोग बता सकते हैं कि 100 रुपए आए, 20 रुपए आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन में खर्च कर लो, बाकी के 80 रुपए जो बच गए उसको आप लोग क्या करो, उसको आप लोग बेसिकली यहाँ पर सोसाइटी में जिस काम के लिए लाए हो उसके लिए खर्च कर लो, ये भी तो आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पर पहले 50% खर्च कर सकते थे तो उसमें चेंज किया गया। अब इसमें यहाँ पर इसका क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है, यानी कि इसको क्यों लोग जो है इसको गालियां दे रहे हैं कि ऐसा क्यों गलत किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो सबसे पहले तो ये रिस्ट्रिक्शन ऐसी है कि कोई इसमें प्रॉपर एक बेस नहीं दिख रहा है कि वो एनजीओ ही पकड़ी गई जो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल रही थी, ठीक है, तो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई, जबकि फंड तो तुम खुद भी ले रहे हो, यहाँ पर इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो। तो सबसे पहली बात ये है। दूसरा, नॉन शेयरिंग के ऊपर बिल्कुल बंद कर दिया, नॉन शेयरिंग ऑफ द फंड, यानी कि मान लीजिए मुझे किसी ने 5,000 रुपए दिए, वे 5,000 रुपए जो है मान लीजिए मैं यूज नहीं कर पाया, मेरे पास में उसमें से 2,000 रुपए बच गए। अब ये 2,000 रुपए अगर मुझे लग रहा है कि ये फालतू में पड़े हुए मेरे पास में, तो क्यों ना मैं किसी को दे दूं जो ऐसे ही कोई काम कर रहा है, यानी कि बच्चों को किताबें दे रहा है, कोई ऐसे ही कुछ काम कर रहा है, उसको मैं पकड़ा दूं 2,000 रुपए लेकर कि यार तुम कर लो, मेरे पास में टाइम भी नहीं है थोड़ा सा और ये पैसे में यूटिलाइज भी नहीं कर पाया। अब यहां पर ये बंद कर दिया है, यानी कि तुमको जो पैसा मिला है वो तुम ही को यूज करना है और उसका 80% पैसा जो है वो तुमको उसी काम के लिए यूज करना है, वरना आप लोग यूज नहीं करोगे। अब इसके भी कॉन्सिक्वेंसेज है, एक तरीके से बोला जाए तो ये सही भी है, दूसरे तरीके से बोला जाए तो गलत भी है। सही इस तरीके से यहाँ पर ये, क्योंकि पता चला ये जो एनजीओ है खुद तो काम कर नहीं रही है कुछ, और दूसरों को भड़काने के लिए, प्रोटेस्ट करवाने के लिए ऐसे ऐसी चीजों में पैसा दे रही है, तो जिसके फंड तुमको मिला है उसी के लिए यूज करो। कई बार और भी कई सारी कंडीशन बन जाती है, अगर फंड किसी और रीजन की वजह से नहीं यूज कर पाए तो ऐसा भी होता है कि फंड फालतू में पड़ा हुआ है तो दूसरे को दे देना, तो उस तरीके से गलत भी है। तो दोनों ही चीजें, दोनों ही पहलू हम लोग को देखकर चलने पड़ेंगे, ठीक है।
इसी के साथ में एक ही बैंक के अंदर आप लोगों को जाकर दिल्ली के अंदर बेस है वहां पर, उसमें आप लोग अपना अकाउंट खुलवाना है, कितने हद तक सही है यहाँ पर, ठीक है। एक पर्टिकुलर बैंक आप लोगों ने डिजाइन कर दिया, वो भी एक तरीके से कोई रेशनल है, यहाँ पर कोई तमिलनाडु में काम कर रहा है, दिल्ली में वही अकाउंट जाकर उसी बैंक में पैसा लेगा तभी यहाँ पर चीजें होंगी, तो ये गलत है। तो इस तरीके से तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर इसके बारे में अगर बात करें, ये चीजें जब पहुंची तो नेशनल सिक्योरिटी का जब कंसर्न बोला तो आप लोगों को बोला गया यहाँ पर गवर्नमेंट को बेसिकली कि नेशनल सिक्योरिटी का नाम लेके आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि हर एक चीज के ऊपर आप लोग काम करें, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी पेगासस केस के बारे में भी आप लोग देखते हैं, कई सारे लोगों को यहाँ पर उनको एक तरीके से नहीं, उनका एक अकाउंट वगैरह हैक किया गया, वो सारी चीजें। तो ये सारा चीजें नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर इलॉजिकल नैरेटिव देना ये सही नहीं है कि हर बार नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर ये कर लो, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर वो कर लो। तो थोड़ा सा आप लोगों को भी समझना पड़ेगा कि बैलेंस बनाकर चलना है, वरना ये सोसाइटी जैसी एक डेमोक्रेटिक एक सोसाइटी होनी चाहिए और जिनके फंडामेंटल राइट है वो तो उसको यूज ही नहीं कर पाएंगे, ये तो गवर्नमेंट के नीचे दबकर रह जाएंगे, जो भी गवर्नमेंट आएगी वो सप्रेस करती रहेगी। तो ये गलत तरीका है, ऐसे काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये सारी जो एनजीओ है कोई हेल्थ के लिए काम कर रही है, कोई अपना और अच्छे कामों के लिए काम कर रही है, तो आप लोगों को इनको समझना पड़ेगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो पूरा मैंने डिटेल में आर्टिकल आप लोगों का कवर किया, पूरा एक टॉपिक आप लोगों का तैयार हो गया, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। कोई भी अगर कंफ्यूजन होगा तो बताएगा, फिर से इस पे यहाँ पर दूर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे जो आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं वो भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं। बेसिक चीजें कई बार आप लोगों से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा उसके बारे में भी। देखिए होता क्या है, आप लोगों से ना कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जिनका आप लोगों ने सोचा होगा कि यार ये तो इस तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है, पर लेकिन उसका दूसरा एंगल वो आप लोगों से पूछ लेते हैं। तो अभी यहाँ पर जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ, ये जो नेक्स्ट आर्टिकल, ये बेसिकली बात करूंगा मैं आप लोगों से गवर्नर के बारे में। अभी यहाँ पर केरला के अंदर क्या चल रहा है, वहां पर गवर्नर को लेकर एक तरीके से केरला के अंदर क्या है, तो आप लोगों को दिल्ली के अंदर देख लो, ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर देख लो, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई और होती है, स्टेट गवर्नमेंट कोई और होती है, वहां पर दोनों के बीच में रस्साकसी चलती है। तो ये जो आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, ये बेसिकली स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आर्टिकल 153 से लेके 167 तक जब पार्ट 4 के अंदर आप लोग जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में यहाँ पर डील करता है स्टेट एग्जीक्यूटिव। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा पार्ट 6 के अंदर में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जब स्टेट एग्जीक्यूटिव की मैं बात करता हूँ, यानी कि स्टेट के अंदर जो पूरा सिस्टम है वो कौन कौन काम करते हैं, तो सबसे टॉप पर होता है गवर्नर, सब सारे काम गवर्नर के नाम पे किए जाते हैं। दूसरे नंबर पर आता है चीफ मिनिस्टर, फिर आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, और इसी के साथ में आता है एडवोकेट जनरल। जैसे सेंटर पर अटॉर्नी जनरल होता है ना, ऐसे यहाँ पर एडवोकेट जनरल होता है। तो ये इंपॉर्टेंट जो पोस्ट होती है हमारे देश में, ये स्टेट गवर्नमेंट का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालती है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर हमारी कंट्री में नो ऑफिस ऑफ वाइस गवर्नर, यानी कि हमारी कंट्री में जैसे वाइस प्रेसिडेंट है ना, ऐसे हमारी कंट्री में वाइस गवर्नर नहीं होता है स्टेट में। तो ये एक हमारी कंट्री में बेसिकली अलग तरीके से पैटर्न को देखा गया। यहाँ पर हमारी कंट्री में वाइस गवर्नर नहीं होता है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो सेंटर और स्टेट में आप लोगों को यहाँ पर अगर कमी की बात करें तो वाइस गवर्नर की पोस्ट जो है वो आप लोगों को खाली मिलेगी, यानी कि ऐसी कोई पोस्ट है ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से बात करें, वहां पर उनके लिए इलेक्शन होते हैं प्रॉपर वे में, पर लेकिन यहाँ पर गवर्नर के लिए भी इलेक्शन नहीं होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर इसको अलग तरीके से ट्रीट किया गया, एक बैलेंस बनाने के लिए पोस्ट रखी गई है गवर्नर की। गवर्नर जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, यानी कि कोई भी काम अगर किया जाएगा स्टेट के अंदर में तो जो ठप्पा लगेगा वो गवर्नर के नाम का लगेगा, क्योंकि गवर्नर के नाम से यहाँ पर ये सारे काम किए जा रहे हैं। तो गवर्नर के ऊपर यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट सारे काम करती है, यहाँ पर सारे काम गवर्नर के नाम पर होते हैं। गवर्नर जो होता है यहाँ पर एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होता है, यानी कि एक तरीके से एक नॉमिनेटेड पर्सन होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेटेड करती है। तो यहाँ पर जो गवर्नर को आप लोगों को देखने को मिलेगा, कई बार सेंटर का एजेंट बोला जाता है, यानी कि सेंटर का नुमाइंदा, क्योंकि सेंट्रल के गवर्नमेंट के हिसाब से काम करता हुआ नजर आता है। हमारी कंट्री में एक संविधान में संशोधन किया गया था, जिसको 7वां संशोधन आप लोग बोलते हैं, ये 1956 में किया गया। इस संशोधन के तौर पर यह बोला गया कि 2 या फिर 2 से ज्यादा जो स्टेट है, यानी कि एक गवर्नर बन सकता है 2 स्टेट का या फिर उससे ज्यादा स्टेट का भी, और एक स्टेट का तो गवर्नर होना जरूरी है। यानी कि अगर हमारी कंट्री में 28 राज्य हैं तो एटलीस्ट आप लोगों को यहाँ पर हर एक राज्य का कोई ना कोई गवर्नर देखने को मिलेगा, या फिर एक गवर्नर के पास में 2 राज्य भी हो सकते हैं या 2 से ज्यादा राज्य भी हो सकते हैं। तो ये बातें यहाँ पर बोली गई। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है। यहाँ पर हमारी कंट्री में जो गवर्नर है वो ना तो डायरेक्ट इलेक्टेड है और ना ही यहाँ पर इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। जैसे नहीं एक डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन जैसे राज्यसभा के इलेक्शन आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। हम लोग जनता, आप लोग खुद देखिए आजकल में अगर प्राइम मिनिस्टर के बारे में हम लोग बात करें, प्राइम मिनिस्टर को थोड़ी ना चुनते हैं हम लोग डायरेक्ट, हम लोग क्या करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं, अपने सांसद को, फिर सांसद सारे मिलकर क्या करते हैं, अपना लीडर चुन लेते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं।
तो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर नहीं चुना जाता है। पर लेकिन यूएसए में जाओगे तो प्रेसिडेंट जो होता है उनके द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है, उसके लिए वोट डालते हैं ये प्रेसिडेंट बनेगा, ठीक है। हमारी कंट्री में हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद के लिए और स्टेट में विधायक के लिए वोट डालते हैं ताकि वो जीत कर जाएंगे, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना आप लोगों को। अपॉइंट कहता है प्रेसिडेंट यहाँ पर, तो सुप्रीम कोर्ट ने 1979 में यहाँ पर बोला था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं है कि आप लोग इसको अपने हिसाब से चलाओगे, ये भाई साहब एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है, तो इसको इसके हिसाब से काम करने दो, इसकी जिंदगी में ज्यादा इंटरफेयर मत किया करो। तो ऐसी बातें कोर्ट के द्वारा भी ऑलरेडी बोली गई है, पर लेकिन कोर्ट भी यही बोलता है कि मेरी बातें सुनते ही नहीं यार, कई बार इग्नोर कर देते हैं, गलत बात है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है यहाँ पर, जो कि हमारे संविधान में इसके बारे में आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। तो जो ड्राफ्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर किया गया था, तो डायरेक्ट इलेक्शन के बारे में बात की गई थी हालांकि, पर लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने मना कर दिया कि डायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पर इसके लिए नहीं रखने, यानी कि गवर्नर की पोस्ट के लिए डायरेक्ट इलेक्शन जो है वो मना कर दिया। यहाँ पर बहुत ज्यादा देखिए इलेक्शन कराना आसान काम नहीं होता है, ठीक है, काफी ज्यादा बर्डन पड़ता है इसका। जबकि अमेरिका के अंदर जाओगे जो गवर्नर की पोस्ट होती है स्टेट के अंदर में, वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट की जाती है। तो सोचे यहाँ पर दोनों इलेक्टेड आ गए, दोनों के बीच में रस्साकसी चल रही है, गवर्नर के और बेसिकली चीफ मिनिस्टर के, वो भी कहेगा मैं भी जनता के द्वारा इलेक्टेड हूं, वो भी कहेगा मैं भी जनता के द्वारा इलेक्टेड हूं, तो एक होने के दोनों के बीच में रस्साकसी कस गई, तो वो वाली चीज देखने को मिलेगी। कनाडा का मॉडल हम लोगों ने अडॉप्ट किया। कनाडा में हमारे देश में अगर बोले गवर्नर के बारे में, तो गवर्नर जो प्रोविंस के अंदर देखने को मिलता है, तो गवर्नर जनरल जो थे वो उसको बेसिकली अपॉइंट क्या करते थे हमारे देश में। तो यहाँ पर ये ऐसा ही कॉन्सेप्ट हम लोगों ने, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी जिसने संविधान बनाया, उसने भी ऐसे ही कर लिया कि भाई साहब गवर्नर को ना अपॉइंटेड ही रखते हैं, गवर्नर को ऐसा नहीं करते कि गवर्नर को आप लोग वो करोगे कि हाँ इलेक्टेड गवर्नर रखोगे, ठीक है। तो ये मुद्दा हमारे देश में निकल कर आया। आगे अगर बात करें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो दो क्वालिफिकेशन मेन काफी इंपोर्टेंट है। सबसे पहले तो एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, दूसरा यहाँ पर अभी यहाँ पर उसकी जो एज है वो 35 साल के आप लोगों को कंप्लीट कर लेनी चाहिए। यानी कि मुझे नहीं लगता कि हमारे एसएलवी परिवार में है कोई ऐसा कि जो गवर्नर बनने लायक है, अभी तो एज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मतलब कोई इतना एज हुए नहीं कि यहाँ पर कोई भी गवर्नर बन सके। पर हाँ इंटरेस्टिंग चीज बताया कि आप लोग प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके लिए 25 साल की एज आप लोग की होनी चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तो सारे तैयार है ना है ना, इंटरेस्टिंग। तो ये सारी चीजें काफी इंटरेस्टिंग लगे। पॉलिटिक्स पढ़ा करो ना चीजों को, उसके अंदर इंटरेस्ट ढूंढा करो कि यार अच्छा गवर्नर बनना होता है तो 35 साल एज होनी चाहिए यार, इससे अच्छा तो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, उसके लिए कम एज होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को देखोगे ना जब आप लोगों को इंटरेस्ट जनरेट होने लगेगा, ठीक है। इसी के साथ में तो आप लोग यहाँ पर कन्वेंशन भी देखने को मिलेंगे, यानी कि एक तरीके से आउटसाइडर जो है, ठीक है, ये कोई भी अगर आप लोगों को लेकर आना है, जैसे फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल जो मुद्दा होना चाहिए, कोई गवर्नर बनाना है वो पॉलिटिक्स के बाहर का इंसान होना चाहिए, यानी कि पॉलिटिक्स के अंदर घुसा हुआ इंसान लगा दिया आप लोगों ने, ठीक है। अपॉइंटमेंट जो होती है प्रेसिडेंट को रिक्वायर करना पड़ता है चीफ मिनिस्टर के साथ में, ठीक है। अगर यहां पर इस तरीके से अपॉइंटमेंट किया जाता है तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है यहाँ पर, वो अगर बात करें यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न स्टेट, सॉरी यानी स्टेट, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न स्टेट देखने को मिलेंगे, कंसर्न स्टेट का जो हाई कोर्ट है उसके, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ओथ दिलाते हैं, ठीक है। अगर वो नहीं है तो यहाँ पर सीनियर मोस्ट जो जज होंगे वो यहाँ पर ओथ दिलाएंगे। 5 साल के लिए नॉर्मली यहाँ पर एंटर किया जाता है ऑफिस के अंदर में, और ये ऑफिस में जो रहते हैं ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट बोलते हैं, प्रेसिडेंट की इच्छा के यहाँ पर रहेंगे। प्रेसिडेंट की इच्छा का मतलब प्रेसिडेंट नहीं होता है, ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की इच्छा यहाँ पर हो जाती है, प्रेसिडेंट तो नाम के लिए लिख दिया जाता है। या फिर अगर इनको रेजिग्नेशन देना है, गवर्नर को लग रहा है कि यार मेरे ऊपर तो ज्यादा ही प्रेशर डाल दिया, इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था, सोचा था मजे लेंगे जिंदगी के चलकर, पर लेकिन मजा लेने नहीं दिया किसी ने, तो ये भी भाई साहब अपना खुद का रेजिग्नेशन देकर निकल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो यहाँ पर बेसिकली बोलता है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट जस्टिफाइबल, इनके इसको जस्टिफाई भी नहीं किया जाता कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट क्या है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या अपनी मनमानी कई बार चला लेती है इसके ऊपर, तो ये भी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी रहती है और कई बार क्वेश्चन भी बन जाते हैं। जो यहाँ पर अगर गवर्नर को किसी ने कोई बिल सेंड किया, ठीक है, तो गवर्नर उसके ऊपर क्या क्या स्टेप उठा सकते हैं, तो 4 स्टेप उठा सकते हैं। पहला तो यहाँ पर गवर्नर जो है वो बिल को एसेंट दे सकता है, इनके एक तरीके से एसेंट दे दिया कि ठीक है बिल सही है, भाई साहब ठप्पा लगा दिया इस पे, उन्हें कहते हैं 3 डेट में ठप्पा लगा लो, ठप्पा, ठीक है वो कहता है जब स्टार्टिंग में रैगिंग हो रही होती है तो ठप्पा लगा दिया, तो ठप्पा लग गया, तो फिर यहाँ पर ये जो बिल है ये बेसिकली एक्ट बन गया, कहानी खत्म। दूसरा हो गया उसको विदहोल्ड करके रख लिया, ठीक है, यानी विदहोल्ड हिज असेंट टू द बिल, तो यानी कि एक तरीके से उसको असेंट ही नहीं दी। तीसरा उसको रिटर्न कर दिया, रिटर्न ये कर सकता है ओनली नॉर्मल बिल को, मनी बिल को रिटर्न नहीं करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है क्योंकि मनी बिल मैटर का पानी जो पैसों का मैटर होता है, क्या पता कहां पर क्या रिक्वायरमेंट चल रही है, तो पैसों के मामले में ज्यादातर गवर्नमेंट को पावर दे रखी है, यहां पर ये याद रखिएगा, ठीक है। पर लेकिन अगर यहां पर आप लोग समझ सकते हैं जो रिटर्न कर दिया है नॉर्मल बिल को, वो बिल जो है फिर से अगर वहां पर उनके द्वारा पास कराकर फिर से यहां पर लेकर आए, ठीक है, तो गवर्नर जो है फिर उसका एसेट देना ही देना पड़ता है, फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। यानी कि उसने रिटर्न कर दिया, वो फिर से उसको ठीक कर उसके पास में लाया, फिर ठीक नहीं किया, तो फिर उनको फिर से उसके ऊपर रोकने की कोई उसकी क्षमता रहती नहीं है, ठीक है। यानी कि पावर ये है कि विदहोल्ड करके रख ले तो चल जाएगा। अब ये वाली पावर जो है ये प्रेसिडेंट के हाथ में भी नहीं होती है, जो यहाँ पर गवर्नर के पास में एक्स्ट्रा पावर होती है, क्या कि बिल को रिजर्व कर लेना प्रेसिडेंट के लिए। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कुछ ऐसा लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने पैजामे से बाहर जा रही है, अपने दायरे से बाहर जा रही है,
तो स्टेट गवर्नमेंट जो भी बिल यहां पर पास किया जाएगा उनके द्वारा, तो वो रख लिया जाता है गवर्नर के द्वारा प्रेसिडेंट को दिखाने के लिए, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को दिखाने के लिए कि ये सही है या फिर गलत है। तो कई बार ऐसे मुद्दे आप लोगों को दिल्ली के अंदर देखने को मिलते हैं जिसके अंदर दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो चिल्लाती रहती है कि हमको काम नहीं करने देती सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये इशू आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। गवर्नर जो है वो बात की जा रही है, गवर्नर कैन ऑल्सो रिजर्व द बिल, ठीक है। गवर्नर किस पर्टिकुलर बिल को रिजर्व कर सकते हैं, जो आखिरी पॉइंट है। तो इसमें अगर आप लोगों से कोई पूछ ले तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। एक तो ऐसा है कि वो अल्ट्रा वायरस है, यानी कि एक तरीके से यहां पर वो ऐसा है कि संविधान के हिसाब से नहीं है, ठीक है। दूसरा, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी स्टेट पॉलिसी के हिसाब से नहीं है, उसको अपोज कर रहे हैं। तीसरा, देश के इंटरेस्ट में नहीं है, कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं। चौथा, कंपलसरी जो यहां पर एक्वाइजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी अंदर आर्टिकल जो 31A के तहत यहां पर जो है उसके तहत बात की जा रही है, यानी कि ये आर्टिकल 31A के तहत जो एक्वाइजिशन जो प्रॉपर्टी है उसके तहत यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसके साथ में डील करता हूं तो भी यहां पर आएगा। हालांकि अगर बात करें, आप लोगों को पता होगा अब यहां पर 300A के अंदर आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है। जैसे अगर प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, पहले फंडामेंटल राइट था, फिर इसको फंडामेंटल राइट में से हटा दिया कि लीगल राइट बना दिया। और लीगल राइट ये ऐसा है जिसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, ये देश के नागरिक सिटीजन और जो नॉन सिटीजन है उनके लिए, दोनों के लिए अवेलेबल है ये। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये ऐसे पॉइंट है। फिर बोलते हैं क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया। थोड़ा सा भी ध्यान से सुनोगे ना, एक एक क्वेश्चन का आंसर दोगे एग्जाम में बैठकर। इस लेवल पर आप लोगों को बेसिकली चीजें पढ़ाता हूं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग रिवीजन करो, थोड़ा सा ध्यान दो। तो फिर कोई भी कंफ्यूजन आप लोग हो तो मुझे बोलो कि सर ये था, नहीं पढ़ा पाए आप लोग, नहीं क्वेश्चन आया, ठीक है। देखो प्रैक्टिस करोगे ना तो सारी चीजें आप लोग की बेसिकली हवा में चलती आप लोगों को देखने को मिलेगी। इतने अच्छे से चीजों को कवर कराया जाता है, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोगों को चीजों को लेकर चलना है। एक छोटी सी बात अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के बारे में बताऊं यहाँ पर, तो 3 आर्टिकल आप लोग याद रखते हैं, आर्टिकल 163, आर्टिकल 164 और आर्टिकल 167। ये क्या काम करते हैं, जो गवर्नर है उसको एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, जो कि हेड की जाती है चीफ मिनिस्टर के द्वारा। यानी कि हमारे देश में एक चीफ मिनिस्टर होगा, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, और वो गवर्नर को एडवाइस करेंगे काम करने के लिए, ठीक है। हालांकि गवर्नर जो है अपने डिस्क्रिप्शन यानी कि अपनी बुद्धि से भी काम कर सकता है, उसमें उसको काउंसिल की एडवाइस की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ऐसे भी एरिया है। 164 के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर 164वां जो आर्टिकल है, ये गवर्नर जो है वो अपॉइंट कर सकता है चीफ मिनिस्टर, और लेटर यहाँ पर चीफ मिनिस्टर जो है रिकमेंड करेगा कि उसको अपने मिनिस्टर ये बनवाने, यानी कोई भी चीफ मिनिस्टर जो होगा वो गवर्नर अपॉइंट करेगा, पर अपने मनमानी से नहीं। जो जिसके पास में मेजोरिटी होगी पॉलिटिकल पार्टी, वही यहाँ पर चीफ मिनिस्टर उसको अपॉइंट किया जाएगा गवर्नर के द्वारा। चीफ मिनिस्टर जो है वो कम्युनिकेट करता है सारे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर होते हैं गवर्नर के साथ में, क्योंकि गवर्नर के नाम पे ही सारे काम यहाँ पर किए जाते हैं। तो ये स्टेट के अंदर में गवर्नर और चीफ मिनिस्टर की ये यारी दोस्ती भी आप लोग याद रखिएगा। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कई बार पूछे जा चुके हैं पास्ट में भी, और आगे भी पूछ ले जाएंगे। तो ये मत बोलना क्यों पूछ रही है, क्यों, क्योंकि ये पूरा इशू है जो आप लोगों के सामने मैंने डिस्कस किया, तो इसलिए माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। तो पूरा पॉलिटी का आप लोग का चैप्टर कवर कर दिया, गवर्नर वाला चैप्टर अब जाकर एक बार देखोगे अगर आप लोग, तो गवर्नर बाय वीर सर्च कर लेना, पावर वार, कई सारे आर्टिकल मैंने बना रखे, कई सारे लेक्चर उसके ऊपर, तो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, ठीक है। कंफ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए, टॉपिक इस तरीके से कवर करो कि टॉपिक की जो है नींव खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये था हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, ओके। आइए अब आगे चलते हैं एक और आर्टिकल की ओर। ये आर्टिकल पॉजिटिव आर्टिकल लिखा गया, पढ़ते हुए मुझे अच्छा लगा ये आर्टिकल। स्टार्टिंग में कुछ अच्छी बातें बता रखी हैं, नॉर्मली नेगेटिवली क्रिटिसाइज नहीं किया गया, कुछ अच्छी चीजें भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर बात करें यहां पर, तो पॉपुलेशन, इंडियन सोसाइटी, गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशन के बारे में ये फर्स्ट और सेकंड पेपर में आप लोगों को यहां पर कवर किया जा सकता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के बारे में क्या है आर्टिकल, मैं आप लोगों को बताता हूं। ये अभी राइटर के द्वारा यहां बोला गया कि अभी हेल्थ का जो सिस्टम है देश के अंदर में, ठीक है, तो कई सारी दिक्कतें फेस की उसने कोविड-19 के चलते, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा ओमिक्रॉन आ गया, कोविड-19 आ गया, बड़े बड़े और भी वायरस आ रहे हैं, तो कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो उस टाइम पर जब यहां पर नेशनल हेल्थ सर्वे जो है प्रस्तुत किया गया, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, तो उसमें से कई सारी पॉजिटिव न्यूज निकल कर आई जो कि लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। तो ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। तो नेशनल हेल्थ फैमिली जो सर्वे है यहाँ पर, ये प्रेजेंट कर रहा है आज के डेट में कई सारी चीजें। एक तो हमारे देश में जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी ना वो स्टेबलाइज हो गई, ठीक है, तो एक पॉजिटिव चीज है, यानी कि पॉपुलेशन जो बढ़ रही थी, लग रहा था कि अभी सब चीजें उखाड़ डालेंगे। ऐसा बोला जा रहा था कि चाइना को पहले तो 2020 तक ही कवर कर देंगे, हम लोग पीछे छोड़ देंगे, ठीक है। पर हमारे लोग भी समझदार हो गए, बच्चे पैदा करने के अलावा कुछ और भी अच्छे अच्छे काम करने लगे हैं, ठीक है। मजाक कर रहा हूं, उसको गलत तरीके से मत ले जाना, ओके। तो यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो स्टेबलाइज हो गया। फैमिली प्लानिंग के बारे में बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि इंप्रूव हो रही है हमारे देश में। यानी कि लोग जो है आज के में, आप लोगों ने पैडमैन मूवी बन रही है, या फिर आप लोगों ने देखा जैसे कि अभी रिसेंटली ओलंपिक के बारे में बताया, वहां पर कॉन्डोम डिस्ट्रीब्यूट करके, पहले जिन चीजों के बारे में लोग बात नहीं करते थे उनके बारे में लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। कैसे आप लोगों को कॉन्ट्रासेप्शन की जो ये चीजें होती है उनको यूज करना चाहिए ताकि फैमिली को प्लान किया जा सके। यानी कि रैंडमली ऐसे नहीं कि बच्चे पैदा किए जा रहे और फिर बोले कि अरे तो अल्लाह की देन है, भगवान की देन है, ऊपर वाले ने दे दिया। अरे ऊपर वाला थोड़े ना आप लोगों को ये बातें बोलने के लिए आता है कि आप लोग 5-5, 10-10, 20-20 बच्चे पैदा करो, ठीक है, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो यहाँ पर बच्चे उतने पैदा करो जिनको आप लोग पढ़ा सको, जिनको एजुकेशन दे सको, जिनको हेल्थ की सर्विस प्रोवाइड करा सको, ताकि सोसाइटी में एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सके। उनकी भी तो जिंदगी है, बच्चे पैदा कर छोड़ देना ही थोड़ी ना एक बहादुरी हो जाती है, उनको बच्चों को सक्सेसफुल बनाना भी बहादुरी होती है, और मेन काम वही होता है, ठीक है। तो वरना तो बच्चे तो जानवर ही पैदा करते हैं अपने,
पर लेकिन उनके साथ में वो भी मतलब गधे ने बच्चे पैदा किए, वो भी बोझ ढो रहा है, ठीक है। एक है कि शेर ने बच्चा पैदा किया, वो शेरनी का बच्चा घूम रहा है पूरे जंगल पे राज कर रहा है। तो ऐसा बच्चा पैदा करो ना कि वो राज करे, ना कि वो गधे की तरीके से अपना बोझ होता रहे, जैसे तैसे उसकी जिंदगी कटे। अपनी तो जिंदगी रो रो कर काट ही रहे हैं, दुनिया भर के बच्चे पैदा कर लिए, उनकी भी जिंदगी कट रही है। तो वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। एक प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए उसको, एक प्रॉपर गाइडेंस मिलना चाहिए, एक प्रॉपर हेल्थ मिलनी चाहिए उसको, कम से कम अपनी लाइफ में अपने पैरों पर खड़ा हो सके, जिंदगी में कुछ कर सके, वो चीजें होनी चाहिए। तो इतना अगर कोई पेरेंट्स कर पाए तो उतना उनको करना चाहिए। इससे फालतू मुझे नहीं लगता फालतू में इन चपेड़ों में पड़ना चाहिए। और कई सारे ऐसे बोलते हैं कि 2 लड़कियां होगी अब तो आगे क्या दिक्कत होगी, मतलब लड़कियां होगी तो आगे क्या, मतलब डायनासोर की एक नहीं प्रजाति खत्म हो जाएगी क्या आपके अगर लड़का नहीं हुआ तो? मतलब लड़के के पीछे इतनी दुनिया पड़ी हुई है आज के डेट में। पर लेकिन अगर आज देखोगे जो कुछ ऐसी चीजें जो चेंज हो रही है सोसाइटी में, तो ये अच्छा लग रहा है मुझे कि लड़का और लड़की में अब भेदभाव नहीं किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि कई जगह ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाती है कि एट द एंड ऑफ द डे कई जगह लड़की काम आती है माँ बाप के, लड़का जो होता है वो कन्नी काट कर निकल जाता है। नॉर्मली आप लोगों ने ये चीजें देखी होगी, ठीक है। लड़के की शादी देखो, इंटरेस्टिंग चीजें कई बार देखने को मिलती है। कई सारे फ्रेंड भी हैं जो कई बार डिस्कस करते हैं, ऐसी बातें पता चलता रहता है, इशू देखने को मिलेंगे आप लोग। लड़की की शादी होकर आती है, वो अपने मैके को नहीं छोड़ती है, ठीक है। पर लेकिन लड़का शादी करके लाता है लड़की को, वो तुरंत अपने घर वालों को छोड़ देते हैं। समझ रहे हो आप लोग ये पैटर्न? मतलब लड़की जो है अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लड़का जरा सी देर में अपने माँ बाप को छोड़ देता है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज मुझे देखने को मिलती है यहाँ पर कई बार आप लोग देखा होगा ऐसे इश्यूज सोसाइटी में आसपास में कि हाँ बहू के बहकावे में आ गया। सुना नहीं होगा आप लोगों ने कि बहू के बहकावे में आ गया, ठीक है। अरे वो बहू के बहकावे में, तुमने उस बहू को अपने बहकावे में क्यों नहीं ले लिया कि माँ बाप को, आपके माँ बाप को भी ऐसे समझे जैसे उसके माँ बाप है। कई बार लड़की भी यहाँ पर ऐसी हरकतें करती है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। अपने माँ बाप को तो ऐसा लगेगा अपने माँ बाप है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या, लड़के के माँ बाप क्या समझेगा पता नहीं क्या आगे, मतलब उनको ट्रीट किया जाता है। तो हर तरीके के नमूने आप लोगों को सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। पर लेकिन मुद्दा यह है कि सबको सही से ट्रीट करना चाहिए सोसाइटी में, अपने माँ बाप हो चाहे लड़के के माँ बाप, और लड़के के माँ बाप को भी अपने माँ बाप, उनके माँ बाप को, दोनों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो इस तरीके से चीजें चलनी चाहिए। पर लेकिन ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, ये किताबों में चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए, जो भी आप लोग की क्या राय है इसके बारे में आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। मेरी कोई भी बात अगर बुरी लगती हो तो मैं हाथ जोड़कर एक्सट्रीमली सॉरी, मतलब माफी मांगता हूं अगर किसी को बुरी लगे। मेरा किसी को हर्ट करने का कोई मन नहीं होता है, ठीक है। बेसिकली ये रहती है कुछ बातें आती है मन में तो डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों से। तो बस ये पर्पज रहता है कि आप लोग थोड़ा अवेयर रहें चीजों को लेकर, ओके। कई सारे बच्चे उस पर कमेंट करने लगते हैं कि सर ये ऐसे कैसे बोल दिया आपने। अभी कल मैंने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, उन्हीं जो बेसिकली लीडर के बारे में, कि मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर, हिंदू कम्युनिटी के लीडर, कई सारे मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे, सर आप लोगों ने, आपने उसके बारे में ऐसे कैसे बोल दिया। नहीं, एक तरीके से जो क्रिटिसाइज करते हैं कि मतलब कोई पर्टिकुलर मुद्दा बन जाता है। कई सारे ऐसे बच्चे, सर हिंदू के लीडर के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया। यार अगर कोई गलत कमेंट कर रहा है सोसाइटी के अंदर में, कोई गलत स्पीच दे रहा है, तो उसके बारे में मैंने बातें बोली है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं किसी रिलीजन को टारगेट कर रहा हूं, मैं हिंदू को टारगेट कर रहा हूं, मुस्लिम को टारगेट कर रहा हूं, क्रिश्चियन को टारगेट कर रहा हूं, ठीक है। अरे इंसान हो यार, इंसानों के तरीके से ट्रीट करो चीजों को, ठीक है। इन चीजों से थोड़ा ऊपर उठो, एक एडमिनिस्ट्रेशन वाली प्रवृत्ति लेकर आओ। जिस डिस्ट्रिक्ट में जाकर बैठोगे ना, वहां पर सारी कास्ट, सारी धर्म, सारे रिलीजन के लोग होंगे आप लोगों के सामने। तो वहां पर अगर आप लोग एक कास्ट के तो दूसरे वाले को जीने नहीं दोगे, तो वो नहीं चीजें होनी चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। अगर बात करें चाइल्ड जो मैरिज के बारे में बात करें, जेंडर बायस, जो जेंडर बेस्ड यहाँ पर सेक्स सिलेक्शन होता है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर अभी इंप्रूव करने की जरूरत है। क्योंकि अभी भी यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर ये चीजें देखने को मिल रही हैं। तभी हम लोग अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उनको भी अचीव कर पाएंगे, और हमारा जो डेवलपमेंट का एजेंडा है उसको भी हम लोग अचीव कर पाएंगे। तो ये कुछ डेटा है, आप लोग इसको थोड़ा सा पॉज कर एक बार देख भी सकते हैं। ये ऐसे स्क्रीनशॉट इसके लेकर रख लिया करो कि इन्फेंट एंड द चाइल्ड मोर्टेलिटी जो रेट है, ठीक है। तो ये अभी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 15.8 हो गया है, पहले 18 था। तो यहां पर ये इसके अंदर आप लोगों को इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के तरह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है, ये भी यहां पर पहले 26 था, अब 25 हो गया। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट यानी कि पहले 31 था, ये 29 हो गया। तो ये सारी पॉजिटिव न्यूज आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है, ठीक है। इसी के साथ में मैटरनल और जो चाइल्ड बर्थ के बारे में बात की जा रही है, तो इनके बारे में चेकअप, जो चेकअप में जो यहाँ पर पहले के कंपेयर में चेकअप अब ज्यादा बढ़ने लगे, तो एक अच्छी बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। मदर जो कंज्यूम करती है आयरन की जो गोली होती है, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है 100 डेज के अंदर में, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को कुछ चीजें देखने को मिलेगी, यहाँ पर थोड़ी सी आप लोगों को कमी आप लोगों को नजर आएगी, ठीक है। इसी के साथ में जो मदर है जो कंज्यूम करती है आयरन की गोली 18 डेज तक, मतलब 180 डेज तक, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये कुछ ऐसे डेटा है, रटने नहीं है यार, इनको थोड़ा सा रख लीजिएगा। आंसर राइटिंग में भी आप लोग कई बार इनको यूज कर सकते हैं। जहां जहां पर भी डेटा रीजनेबल हो ना, उसको वहां पर चिपका दिया करो एग्जाम में, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं पर बिना रीजनेबली आप लोगों ने जाकर चिपका दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेक्स रेशियो के बारे में बात करें, टोटल अलग अलग एरिया में बताया गया 23 स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है सेक्स रेशियो के बारे में मोर देन 1000 आप लोगों को देखने को मिला, यानी कि वुमेन ज्यादा देखने को मिल रही है। तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, केरला हो गया, तो ये अच्छी चीजें देखने को मिल रही है, जो कि अप्रिशिएट करने लायक चीजें। वरना पहले लड़के हो रहे हैं सबको, लड़कियों को जो है बेसिकली पेट में ही मार देते थे, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा बताएं यहाँ पर, जो टोटल फर्टिलिटी रेट आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर
2 के करीब यहाँ पर बेसिकली बताया, ठीक है। इंडिया को अचीव करने की बात की जा रही है आने वाले टाइम में। और इसी के साथ में यहाँ पर अभी सबसे जो बुरी बात देखने को मिलती है वो थी सिजेरियन के बारे में, यानी कि जो सी सेक्शन होता है यहाँ पर जो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में, ये बोला गया कि फैसिलिटी जो होती है बर्थ की सी सेक्शन की, ये पब्लिक हॉस्पिटल में कम और प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्यादा देखने को मिलती है। तो उसके ऊपर भी यहाँ पर इनके द्वारा डेटा प्रस्तुत किया गया। तो ये काफी बुरी बात है यहाँ पर कि यहाँ प्राइवेट में सारे जो है वो सर्जरी के थ्रू ही किए जाते हैं, पर लेकिन ये भी गवर्नमेंट वाले सर्जरी करने से भी कई बार मना कर देते हैं, ऐसे भी इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ठीक है। तो एक तो होता है यहाँ पर एक नॉर्मल प्रेगनेंसी, तो नेचुरल डिलीवरी आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है। और यहाँ पर होता है सी सेक्शन, जब पेट को काट कर, यानी कि नेचुरली डिलीवरी न होकर जो नेचुरली डिलीवरी होती है उसको क्या करना, पेट को थोड़ा सा ऊपर से कट कर और बच्चे को डायरेक्ट उठा लिया यहाँ से पेट से, यानी यहाँ से पेट को कट करा उस तरीके से। तो ये वाले केसेस आप लोग काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे इश्यूज हैं यहाँ पर। टोटल फर्टिलिटी के बारे में मैंने यहाँ पर आप लोगों को डेटा प्रोवाइड करा दिया है, यहाँ पर ये पीपीटी के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसको आप लोग देख लेना किस किस राज्य में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। तो सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसमें डिटेल में प्रोवाइड करा दी है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसके अंदर भी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये कि कहीं अच्छी चीजें कहीं बुरी है, पर लेकिन कोविड-19 के चलते हेल्थ सिस्टम पर ध्यान थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, वरना दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं। तो ये बातें इनके द्वारा बोली गई है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इसको लेकर अब नहीं होगा। यहाँ पर एक आर्टिकल आप लोगों के सामने यहाँ पर ये इसके बारे में मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दूंगा कोविड-19 के बारे में है, तो थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ, पता रहना चाहिए कि बेसिकली है क्या मुद्दा, ठीक है। अभी हुआ क्या, अभी हमारे देश में कई सारी ये बातें निकल कर आई कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है ना उसको मैंडेटरी कर दो, यानी कि हर एक इंसान को लगवानी जरूरी है। अगर जो नहीं लगवाएगा तो फिर कुछ ना कुछ उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ठीक है। राशन कार्ड देना बंद कर दो, राशन देना, वो सब चीजें कुछ कुछ ऐसी चीजें निकल कर आई। तो क्या ये किया जाना चाहिए, क्या ये सही है? तो इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आते हैं कि यार अगर मैं बीमार हूं, मुझे कोविड-19 की बीमारी है और मैं सोसाइटी में खुलेआम घूम रहा हूं खुले सांड के तरीके से, ठीक है, तो दुनिया भर के लोगों को बीमार कर दूंगा। तो बोला यह जा रहा है कि द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी कर्टेल्ड, यानी कि कोई इंडिविजुअल चाहे लगवाना है नहीं लगवाना है तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी मनमानी चलाएगा, कर्टेल किया जा सकता है फॉर द राइट ऑफ द कम्युनिटीज। यानी कि जब एक पूरी सोसाइटी के बारे में बात करें, यानी कि मुझे कोविड-19 बीमारी और मैं सबको कोविड-19 बीमारी देता घूम रहा हूं, तो ये मेरा ऐसा नहीं कि मैं तो फिर मैं तो ऐसे घूमूंगा, मैं तो ऐसे काम करूंगा, थोड़ा ना होता है यार। तो किसी को भी जाकर बीमार करेगा, ठीक है, कम्युनिटी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो हम लोग को सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बारे में बात करनी चाहिए कि एक राइट आप लोग कर्टेल कर सकते हो इंडिविजुअल का, अगर यहाँ पर कम्युनिटी के राइट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये बात बोली गई है, पर लेकिन इसके जो यहाँ पर कई सारे जो एंटी वैक्सीन या फिर जो फेक र्यूमर जो फैलाए जा रहे हैं वो नहीं पेड़ पे चढ़ गया, मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को बताया था। ये सारी चीजें आप लोग को रोकनी पड़ेगी, ये सारी चीजें काफी ज्यादा जरूरी है। अगर लोगों के मन में ही डर बना रहेगा दवाई को लेकर तो कैसे काम चलेगा। तो सबसे पहले तो वैक्सीनेशन जो है वो सबके लिए प्रोवाइड करानी है आप लोगों को प्रॉपर वे में। कोई दिक्कतें देखने को मिल रही है तो उनको गाइड करना है उसके लिए, और इन चीजों को इस तरीके से लेकर चलना है ताकि लोगों के मन में हेजिटेशन न रहे। तो वैक्सीन हेजिटेंसी जो है वो लोगों को बर्बाद करके रख देती है। लोगों को अवेयर कराओ, अभी बच्चों के लिए वैक्सीन आ रही है, कोई से किसी के लिए आ रही है, कोई बुजुर्ग के लिए, लोगों को कंफ्यूजन है, उसके बारे में प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए। आप लोग भी यहाँ पर अवेयरनेस का काम कर सकते हैं। तो अगर बात करें तो अगर ये ऐसे प्रोग्राम जो होते हैं वैक्सीनेशन के इसीलिए चलाए जाते हैं, कोई भी बीमारी होती है उसको रोकने के लिए। तो वैक्सीनेशन जो होता है वो मेडिसिन से ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है नॉर्मली, क्योंकि वैक्सीनेशन अगर हो जाएगा तो फिर मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन होती है बीमारी लगने से पहले दवाई देना, और मेडिसिन क्या होती है बीमारी लगने के बाद में दवाई देना। तो वैक्सीनेशन क्योर का काम करती है, वो सॉरी प्रिवेंशन का काम करती है, यानी कि पहले बीमारी होने से पहले बचा लेना आप लोगों को। और मेडिसिन क्योर का काम करती है, यानी कि जब बीमार हो गए तो फिर इलाज कर देगी। तो वैक्सीन और मेडिसिन में फर्क आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग वैक्सीनेशन के बारे में बात करें, वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में लोगों को जितना अवेयरनेस रहेगी उतना ही ज्यादा लोग जो है चीजों को आगे लेकर चलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दे, इनके बारे में कुछ नहीं लिखने के लिए आ जाए तो ऐसे पॉइंट भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, कभी कभी आप लोगों को कंफ्यूजन न हो जाए इसको लेकर, तो इसलिए मैंने इसको डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करा दिया, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। तो ये सारे जो भी आर्टिकल थे सारे एक एक एडिटोरियल मैंने आप लोगों को कवर करा दिया, कोई भी आप लोगों का एडिटोरियल छोड़ा नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो सारों के बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पर गवर्नर, यहाँ पर हेल्थ सर्वे, यहाँ पर FCRA, यहाँ पर ये एक्सिस जो यहाँ पर जो क्रिकेट के बारे में बात की थी ये वाला हो गया, और ये मैंने बताया था कि वहां पर मीडिया के बारे में, और डेटा पॉइंट आप लोगों को बता दिया। तो ये तो हमारे सारे एक एक एडिटोरियल कवर हो गए, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूज के पोर्शन है वो देखते हैं, ठीक है। कई सारे इंपॉर्टेंट पोर्शन एक एक कर देखेंगे। सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पर अभी डिसीजन ऑन द वैक्सीन, जो वैक्सीन है जो एक तरीके से डिसीजन है उसके बारे में बात की जा रही है कि क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है, डोज कैसे लेना है उसके बारे में। तो जो NTAGI है, ठीक है, तो NTAGI क्या होता है, इसको बोलते हैं नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, यानी कि जो यहाँ पर इसके बारे में इम्यूनाइजेशन करते हैं। तो उसके चलते यहाँ पर उनके द्वारा भी कुछ बात बताएगी, सेफ है कि आप लोग इनको कैसे ले सकते हो डोज को, सारी चीजें। तो मतलब कि उसी के बारे में लोगों को अवेयर फैलाने के लिए, तो इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। ये वाला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को थोड़ा डिस्कस करूंगा। पार्टी अगेंस्ट पुटिंग ऑफ यूपी इलेक्शन से चीफ इलेक्शन कमीशन। तो चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है हमारी कंट्री में, याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। ये है जिनका नाम है सुशील चंद्रा, ठीक है।
तो ये है रिसेंटली अभी बोला गया कि उत्तर प्रदेश में कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए जो 2022 में इलेक्शन है उसको अभी कंडक्ट नहीं कराते हैं, उसको पुट ऑफ कर देते हैं, यानी कि उसको बंद कर देते हैं, इलेक्शन को पोस्टपोन कर देते हैं। तो आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग क्या राय इसके बारे में, यस या फिर नो, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। ठीक है, इसमें तो आप लोग बता सकते हैं कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं खासकर अपनी राय बता सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये कि देखिए इलेक्शन जो है टाइम पर अगर हो जाए तो जनता जो है उसको ऐसा लगता है कि मतलब उसके साथ में भी गलत चीजें नहीं हो रही है, और कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको भी लगता है कि अपनी मनमानी नहीं चलाई जा रही है। तो याद रखिएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर आप लोगों को ये देखने को मिलती है। ठीक है, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा याद रखिएगा। रेस्पॉन्सिबल है कंडक्ट कराने के लिए इलेक्शन किस किस के, लोकसभा के, राज्यसभा के, स्टेट लेजिस्लेचर के, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी यही कंडक्ट कराता है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के भी इनके द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, और जबकि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के कौन कराता है, वो कंडक्ट कराता है स्टेट का इलेक्शन कमीशन जो होता है। तो ये कई बार क्वेश्चन आप लोगों को कंफ्यूजन में डाल देते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 324 इसी के साथ में यहाँ पर ये पावर देता है कि फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करा सकते हैं, और यहाँ पर 2 एक्ट भी हैं इसको इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट जो 20 वाला है, 20 वाला बोल रहा हूं 1950 वाला है, ठीक है, और 1951 वाला है। ठीक है, तो ये 2 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि जनता के लिए और जो हमारे पॉलिटिशियन है उनके लिए आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे। ठीक है, इसी के साथ में इलेक्शन कमीशन जो है वो कई सारे जो इंस्टीट्यूशन है उनमें फ्रीडम रहती है, इसमें भी यहाँ पर आप लोगों को फ्रीडम देखने को मिलेगी। तो ये कुछ बातें इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। जैसे हमारी कंट्री में जुडिशरी जो होती है वो जस्टिस सिस्टम को ठीक करती है। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है मेरिट सिस्टम यानी कि जो आप लोग एग्जाम कंडक्ट कराती है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है ये आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा, बेसिकली जो आप लोग की मनी का कहां पर खर्चा हो रहा है उसका ध्यान रखता है। तो इनको 4 वॉच डॉग भी बोला जाता है। ठीक है, तो 4 वॉच डॉग हमारे संविधान में कौन है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, जुडिशरी यानी कि पूरा कोर्ट का जो सिस्टम हो गया, और कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, एक क्वेश्चन बताइए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो किस आर्टिकल के अंदर आता है, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, एक और साइड में यहां पर बात की जा रही है कि यहां पर एएफएसपी है यानी कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है नागालैंड के अंदर। ठीक है, तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहां पर देखने को मिल सकता है। पहले नागालैंड देखिए आप लोग कहां पर है, तो ये हो गया नागालैंड। नॉर्थ ईस्ट में राज्य है, यहां पर ऊपर अरुणाचल प्रदेश टच कर रहे हैं, यहां पर ये आसाम टच कर रहा है, और यहां पर मणिपुर, और यहां पर आप लोगों को म्यांमार। तो नागालैंड वाले एरिया में इसको अभी एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इसके चलते आप लोगों से यहां पर बेसिकली कुछ बातें मैं बताता हूं आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के बारे में। ये आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो था वो 1958 में लेकर आया गया था, और इसका पर्पज ये था कि जहां पर भी कोई ऐसी चीजें हैं कि एक तरीके अशांत रीजन है, तो सबसे पहले उसकी कंडीशन होनी चाहिए कि वो रीजन जो है वो अशांत रहना चाहिए। तो अगर वो रीजन अशांत डिक्लेयर कर दिया गया तो फिर वहां पर आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लगा देंगे उसमें शांति बनाए रखने के लिए। ये जो एक्ट है पहले बोला गया गलत है, यहां पर जनता के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने 1987 में बोला सही है, ये जनता के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डाल रहा है, शांति बनाए रखने का काम करता है। पर लेकिन कई सारे ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जो सोचने के लिए मजबूर करते हैं। तो फिर सोचने के बाद में समझ में आया कि कुछ ऐसे भी केस निकल कर आए कि कुछ ना कुछ प्रतिबंध होना चाहिए। तो बीपी जीवन रेड्डी के द्वारा सजेस्ट किया गया कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को रिपील कर दो, क्योंकि नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है काफी ज्यादा। ठीक है, क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि इसको जो पावर दे रखी है ना ऑथोरिटी, यहाँ पर जो हमारी फोर्सेज हैं वो यहाँ पर किसी को भी जाकर कहीं पर भी सर्च कर सकती है बिना कोई वारंट लिए हुए। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर किसी की भी प्रॉपर्टी वगैरह सीज कर सकती है, और कल को अगर किसी की डेथ भी हो जाए इनके हाथों से, तो इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह कि इनके खिलाफ अगर कोई भी केस चलाएंगे तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, बिना गवर्नमेंट की परमिशन के इनके खिलाफ कोई केस नहीं चला सकता। तो एक तरीके से कई बार ये बोलते हैं कि जैसे नहीं अंग्रेजों के टाइम पर कि वारंट दे दिया डेथ का कि हाँ आप लोग जिसको चाहो मार सको, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर, तो वही वाला माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसके चलते कई बार क्रिटिसाइज करते हैं कि यार ये गलत है इतनी पावर दे देना आर्म फोर्स को कि वो बिल्कुल मनमानी करने लगे, तो उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन अब आप लोगों को इसके बारे में होगा। चाइना जो है वो बदतमीजी की पराकाष्ठा पार करता हुआ नजर आता है। अभी 15 ऐसी लोकेशन है अरुणाचल प्रदेश के अंदर में जिसको चाइना बोल रहा है ये मेरी लोकेशन है, तो इसको तो उठाकर पटको, पटक कर उठाओ और फिर से पटको। जोधा अकबर मूवी आप लोगों ने देखी होगी, उसमें क्या करता है उसको ऊपर से फेंक दो सर के बल, तो सर के बल जाकर गिर गया। ठीक है, फिर कहता है फिर से ऊपर लेकर आओ, फिर से फेंको इसको सर के बल। ठीक है, अगर नहीं मरा तो वो काम चाइना के साथ में करना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है हमेशा दूसरी की टेरिटरी में जाकर क्लेम करते रहता है कि ये मेरी टेरिटरी है। हमारे और चाइना के बीच में अगर आप लोग रीजन देखेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है, तो ये बोलता है पूरा अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन जो है वो मेरा है। और यहाँ पर बोलता है अगर कोई भी अरुणाचल प्रदेश से चाइना के अंदर आना चाहता है तो उसको यहाँ पर वीजा लगाने की जरूरत नहीं है, अपने ही देश में आ रहे हो। मतलब समझ रहे हो इसकी बदतमीजी कितनी पार कर रहा है। अगर बात करें यहाँ पर वेस्टर्न सेक्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा लगभग 1570 किलोमीटर का, जहां पर चाइना और इंडिया की लड़ाई है। सेंट्रल सेक्टर में 545 का, और यहाँ पर यह है ईस्टर्न सेक्टर। तो ये 3 एरिया में इंडिया और चाइना की झड़प रहती है, और अरुणाचल प्रदेश में तो कुछ ज्यादा ही इनकी हद पार हो जाती है। तो यहाँ पर अभी कई सारे इश्यूज हैं, ये बाउंड्री कंटिन्यूअस इशू चलते रहते हैं, तो एक मोटा आइडिया रख सकते हैं। बाकी चेन्नई के अंदर आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं फ्लड का काफी प्रकोप है, तो ये इश्यूज देखने को मिल रहे हैं।
जिसके चलते बारिश होती है, आप लोगों को पता है यहाँ पर नवंबर से दिसंबर में, ठीक है। तो ये कैसा मानसून होता है? वैसे तो हमारे देश में साउथ वेस्ट मानसून से आप लोगों को बारिश होती है, ठीक है, पर लेकिन यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून से बारिश होती है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है पास्ट में, ठीक है, तो याद रखिएगा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है जो भी क्रिसमस के टाइम पर जो हरकतें देखने को मिली हरियाणा के अंदर, वो सब चीजें, तो उसको लेकर अभी यहाँ पर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने अपनी आवाज खोली और बोले कि ये गलत है, उसके बारे में नजर निगरानी रखेंगे, चीजों को देखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए हो सकता है। उड़ीसा के अंदर रेडियो टैगिंग के बारे में बात की जा रही है। रेडियो टैगिंग के बारे में बात की है, किसके बारे में? पेंगोलिन के बारे में। तो पेंगोलिन को आप लोग समझे यहाँ पर पहला राज्य ऐसा बन गया है जो कि यहाँ पर जीके आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कंजर्वेशन और इन सब चीजों के अंदर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पेंगोलिन जो है, अगर बात करें इंडिया के अंदर में पेंगोलिन के बारे में कोई पूछे तो इंडियन पेंगोलिन और चाइनीज पेंगोलिन इंडिया के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो पेंगोलिन जो है यहाँ पर हमारी कंट्री के अंदर में यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा हिमालयन रीजन में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका के अंदर पाया जाता है। चाइनीज पेंगोलिन भी यहाँ पर ईस्टर्न नेपाल, भूटान, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इसलिए नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो पेंगोलिन है वो आज के डेट में अगर बात करें तो पोचिंग काफी ज्यादा उसकी होती है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से यहाँ पर पेंगोलिन को गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है, कोई मीट के लिए ट्रीट करता है तो कोई और मेडिसिन एक्टिविटीज के लिए ट्रीट करता है। खासकर चाइना और वियतनाम में अगर बात करें काफी लार्ज स्केल पर इनकी हरकतें की जाती है इनके साथ में। आईयूसीएन यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अंदर में जो इंडियन पेंगोलिन है उसको इंडेंजर्ड और जो चाइनीज पेंगोलिन है इसको यहाँ पर क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। और दोनों ही पेंगोलिन हमारी कंट्री में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 का, उसके अंदर में यहाँ पर पार्ट फर्स्ट में इसको बेसिकली शेड्यूल में रखा गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग याद रखिएगा। देखिए ये कुछ ऐसी चीजें होती है जिसके बारे में आप लोग मोटा मोटा आइडिया जरूर याद रखा करो, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं। अब ये तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर पेंगोलिन के बारे में बता दी, पेंगोलिन की पिक्चर भी आप लोगों को दिखा दी, देखने में कुछ ऐसा पेंगोलिन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब जो सारी एक्टिविटी यहाँ पर उड़ीसा के अंदर में की जा रही है तो उसको भी आप लोग थोड़ा समझिएगा, डायरेक्ट आप लोगों से यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोगों को मैं एक बार बता देता हूँ। उड़ीसा अगर आप लोग देखना चाहेंगे हमारी कंट्री में एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को बे ऑफ बंगाल वाली साइड में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक यहाँ पर जूलॉजिकल पार्क है जिसका नाम है नंदन कनन, जो जूलॉजिकल पार्क है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। उसके अंदर यहाँ पर ये पूरी एक्टिविटी की जा रही है। ये पहला हमारी कंट्री का ऐसा ये पार्क है, बेसिकली फर्स्ट जू आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसको वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम के अंदर यहाँ पर ये मेंबर बना, यानी कि देश का पहला ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। नंदन कनन जो जूलॉजिकल पार्क है जो उड़ीसा के अंदर में, जो कि यहाँ पर वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम का पार्ट बना। एक तो इंपॉर्टेंट ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा इसके बारे में याद रखिएगा कि ये पहला हमारे देश में ऐसा वर्ल्ड का, बेसिकली वर्ल्ड में पहला ऐसा बना क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर बनाया, यानी कि 1980 में यहाँ पर क्रोकोडाइल यानी कि जो मगरमच्छ होता है ना उसका ब्रीडिंग सेंटर बनाया। तो ये 2 पॉइंट आप लोग इसके बारे में याद रख लेना, ठीक है, ज्यादा नहीं रखना है, बस ये 2 पॉइंट आप लोग याद रख लेना। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेते हैं। और पेंगोलिन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है, कि ये कुछ बातें थी। बाकी मध्य प्रदेश के अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा भी रिसेंटली पेंगोलिन के बारे में फर्स्ट टाइम यहाँ पर रेडियो टैगिंग की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले ये भी यहाँ पर न्यूज में था, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के अंदर भी यहाँ पर ऐसी जो है जो ये कुछ ऐसी एक्टिविटी यहाँ पर की गई थी, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है यार, हल्का हल्का सा आइडिया आप लोग रखिएगा, ज्यादा इसके बारे में सोचना नहीं है। हाँ बस कई बार फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा डिटेल में मैंने आप लोगों को इसके बारे में बता दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है गंगा सागर मेला के बारे में। तो गंगा सागर मेला जो है उसको बोला गया कि अभी उसको होल्ड पर नहीं रखा जाएगा। तो ममता बनर्जी जी के द्वारा यहाँ पर ये बोला गया कि प्रॉपर चेकिंग की जाएगी, प्रॉपर प्लानिंग की जाएगी। तो इसके चलते यहाँ पर ये न्यूज में है, ठीक है। तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया रखेगा आप लोग। अब इंपोर्टेंट मुद्दा यहाँ पर क्या है? इंपोर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये गंगा सागर मेला आप लोग कहां पर देखने को मिलते हैं? तो ये सागर आइलैंड है यहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर, यहाँ पर आप लोग ये गंगा सागर मेला देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल के अंदर ये गंगा सागर मेला जो है सागर आइलैंड पर देखने को मिलेगा। तो कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर जिसके बारे में याद रखते हैं। तो गंगा सागर मेला जो है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेला है यहाँ पर, ये जो सागर द्वीप वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलते हैं। और ये नॉर्मली 8 से लेकर 16 जनवरी तक देखने को मिलेगा 2022 में भी अभी, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में याद रखें गंगा सागर मेला के बारे में। तो लोग जो है यहाँ पर गंगा रिवर में डुबकी लगाने के लिए आते हैं, वही की एक तरीके से श्रद्धा होती है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो एक आइलैंड आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए तो ये इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। छोटी सी इंफॉर्मेशन है पर कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। आगे बात करें, मुंबई के अंदर जो है वो भी अलर्ट इशू कर दिया गया यहाँ पर बेसिकली टेरर अटैक को लेकर। ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आई कि आने वाले टाइम में हो सकता है कहीं टेरर अटैक देखने को मिले। तो यहाँ पर अगर बात करें तो क्रिमिनल प्रोसीजर जो कोड है सीआरपीसी सेक्शन 144, तो सेक्शन 144 यहाँ पर बेसिकली लगा दिया जाता है कोई ऐसी एक्टिविटी अगर यहाँ पर देखने को मिली है। तो उसी के चलते टाइट सिक्योरिटी कर दी जाती है ताकि कोई इशू न देखने को मिले, उसको रोका जा सके, ठीक है। तो ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन। आगे बात करें तो 27 के करीब यहाँ पर लोगों के द्वारा विजन जो था वो लूज हो गया उनका। अभी यहाँ पर गलत तरीके से जब सर्जरी हुई,
देखिए ये सारी एक्टिविटी आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिल जाती है। ये मुद्दा निकल कर आया सहारनपुर, बेसिकली वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से, जहां पर लोगों की सर्जरी हो रही थी वहां पर, और 27 लोगों की एक आंख चली गई यहां पर। तो कई बार फ्री में कैंप लगाए जाते हैं ना, ये वहां पर ऐसी लापरवाही देखने को मिलती है, ऐसा लगता है कि दबाकर फटाफट सर्जरी कर डालो, तो ये दिक्कतें देखने को मिलती है जो कि गलत कई बार हो जाती है। तो उसी के बारे में इंफॉर्मेशन, तो कहीं पर भी अगर आप लोग इन चीजों को देखें तो थोड़ा सा उसके बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा अपनी यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो विजिट है यहाँ पर भी उसको रोक दिया गया है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो दिल्ली आबू धाबी के अंदर जो अभी यहाँ पर ये मीटिंग थी, बेसिकली दिल्ली आबू धाबी के लेकर यहाँ पर जो मीटिंग थी, ठीक है, उसको लेकर अभी यहाँ पर इसको रोक दिया गया है। तो यहाँ पर आगे चलने वाले टाइम में ये कहा जा रहा है कि अभी रिसेंटली जो है चीजें जो है एग्रीमेंट, जो ट्रेड एग्रीमेंट की बात की जा रही थी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, वो अभी थोड़ा सा और डिले होता हुआ आप लोग को नजर आएगा। अगर आप लोग पूछ लो कि सर ये ऐसा क्यों कर दिया गया, ये ऐसा कर दिया गया क्योंकि यार ओमिक्रॉन के जो केसेस है बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसके चलते यहाँ पर ये इश्यू अभी निकलकर सामने आया है, ठीक है। तो वैसे इन चीजों को आगे अभी और बढ़ाया जाएगा, और जब भी कोई ऐसी डील साइन होती है ना प्रॉपर में, फिर उसके ऊपर एडिटोरियल आते हैं, ठीक है, उसके ऊपर प्रॉपर एक एनालिसिस किया जाता है, तो उसके ऊपर कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं आप लोग के छूटते नहीं है, क्योंकि हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर एडिटोरियल देखने को मिलेगा। बोला था ना एफसीआरए के ऊपर एडिटोरियल आएगा, आ गया। तो अगर कोई भी इंपॉर्टेंट होता है उसके ऊपर एडिटोरियल आता है, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे आगे पीछे होकर थोड़ा लेट आ जाए, पर एडिटोरियल जरूर होगा अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, एनआईए के बारे में बात की जा रही है। तो एनआईए के द्वारा प्रूव की बात की जा रही है सिख फॉर जस्टिस। सिख फॉर जस्टिस के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। यहाँ पर ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि खालिस्तान बनाना चाहती है इंडिया में से निकालकर। खालिस्तानी मूवमेंट आप लोग कई बार देखने को मिलते हैं इनके चलते, तो उसी के मुद्दों के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो अभी इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है यहाँ पर कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से एनआईए जो है वो काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है हमारे देश में। तो अगर बात करें यहाँ पर तो गवर्नमेंट पुलिस जो इंटरवेंशन के बारे में बात करें तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से एनआईए के बारे में कोई पूछे तो याद रखिएगा एनआईए एक्ट के थ्रू 2008 में इसको बनाया गया था। सेंट्रल की एजेंसी यहाँ पर देश की कोई सोवरेनिटी संप्रभुता को अगर हरकत में डाले उसके ऊपर ये हरकत में आ जाएगी। अगर देश की इंटीग्रिटी एकता कोई हरकत में डाले कोई तो उसके लिए हरकत में आ जाएगी। नहीं, कोई अखंड गुनहगार अगर देश की सोवरेनिटी को अगर नुकसान पहुंचाए तो उसको ये लपेटे में लेगी। सिक्योरिटी स्टेट की फ्रेंडली देश के साथ में रिलेशन बनाना, एटॉमिक या फिर न्यूक्लियर फैसिलिटी के बारे में बात करें और स्मगलिंग को भी रोकने का यहाँ पर ये काम करती है। हाई क्वालिटी, अगर एक तरीके कोई हाई क्वालिटी काउंटरफिट अगर कोई करेंसी हमारे देश में इस्तेमाल कर रहा है, हमारी करेंसी को नुकसान पहुंचा रहा है तो ये टैकल करता है। काउंटर को लेकर ये काम करता है, काउंटर टेररिज्म को लेकर, और बाकी जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट उनको इंप्लीमेंट करने में भी हेल्प करता है देश के, ठीक है। इसी के साथ में बात करें तो सेंट्रल जो काउंटर टेररिज्म लॉ एजेंसीज हैं उसके बारे में आप लोग याद रखते हैं यहाँ पर, उनके लिए बेसिकली ये काम करता है सेंटर के तौर पर। हेडक्वार्टर तो न्यू दिल्ली में, वैसे हैदराबाद, गुवाहाटी, कोच्चि, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू के अंदर भी आप लोगों को चीजें देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। आईएनएस जो केसरी है वो बोला जा रहा है यहाँ पर अभी रिसेंटली हमारी कंट्री का एक सेलर था तो उसको यहाँ पर उठाया गया। कहां पर? अभी आईएनएस जो केसरी का जो मिशन था यहाँ पर, मिशन सागर, तो उसके लिए यहाँ पर गया हुआ था। तो P8I जो मेरीन पेट्रोलिंग थी वहां पर उस स्टेज से बेसिकली उठाया गया, दिक्कतें देखने को मिली। तो आईएनएस जो केसरी है याद रखिएगा हमारी कंट्री में जो मिशन सागर है उसमें काफी बड़ा रोल प्ले बेसिकली यहाँ पर ये शिप करता है। कोई भी सामान भेजना है मेडागास्कर, मॉरिशस या यहाँ पर कोई आइलैंड हो गए तो इसके लिए सागर मिशन हमारे देश का चलाया गया था इन सब एरिया में सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए। तो कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं इनके बारे में, ठीक है, कि सागर मिशन के बारे में मैंने आप लोगों को कई बार बता भी चुका हूँ, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी चीजें रिपीटेडली आती रहती हैं। तो आईएनएस केसरी के बारे में आप लोगों से कोई पूछ ले तो मिशन सागर के बारे में पूछ ले तो हल्का सा ओवरव्यू आप लोग इसके बारे में जरूर रखिएगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं, चलो थोड़ा सा बताता हूं यहाँ पर, ठीक है। पहले आप लोगों को बताता हूं यहाँ पर जैसे मिशन सागर के अंदर में, ठीक है। तो गवर्नमेंट अगर बात करें इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ से हमारे पड़ोसी देशों के बारे में अगर कोई पूछा आप लोगों से तो हमारी कंट्री के द्वारा अभी क्या किया गया, आईएनएस केसरी के थ्रू यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया था कि यहाँ पर एक मोजाम्बिक के अंदर एक पोर्ट है जिसका नाम है यहाँ पर मापुतो, ठीक है। तो मापुतो पोर्ट के अंदर लगभग 500 टन के करीब हम लोगों ने अभी यहाँ पर चावल वगैरह भेजे, ठीक है। तो कहां पर था यहाँ पर ये मोजाम्बिक जो है, ठीक है, एक तरीके से सिचल्स, अरे यहाँ पर इसमें मैप में नहीं लिख रहा, एक मिनट में आप लोगों को दिखाता हूं। यहाँ पर आप लोगों को देखना एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को दिखेगी। तो यहाँ पर हमारे द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी मोजाम्बिक को, ठीक है। यहाँ पर कई बार देखिए कई सारी चीजें रहती है, यहाँ पर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से भी यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती है, टेररिस्ट एक्टिविटी रहती है, वहां पर सूखा पड़ जाता है उसकी वजह से कोई दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो मिशन सागर हमारे द्वारा इनिशिएटिव यहाँ पर कोविड-19 में रिलीफ प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पर लॉन्च किया गया। हमारी नेवी इंडियन ओशन रीजन के लिए यहाँ पर ये सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। तो कई सारे कंट्री को जैसे सूडान हो गया, ठीक है, इसी के साथ में जिबूती हो गया, एरिट्रिया हो गया, यहाँ पर भी हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड करा चुके हैं। तो ये रहता है टेररिज्म को टैकल करने में भी हम लोगों ने यहाँ पर हेल्प करते हैं, हम लोग यहाँ पर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से भी चीजें प्रोवाइड कराते हैं। तो मिशन सागर जो है बेसिकली ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ से, तो ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर को भी रिलीफ के लिए भी हम लोग यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है।
तो ये इसके बारे में कुछ बातें आप लोग याद रख सकते हैं। ओके, इसी के साथ में यहां पर बात करें तो जो जीएसटी के बारे में बात की जा रही है कि कंपनसेशन जो है 5 साल के लिए और पे करना चाहिए। 2016 में हमारी कंट्री में बेसिकली जीएसटी के बारे में बात की गई, 2017 में इसको इंप्लीमेंट किया गया और 2022 तक यहां पर यह बोला गया था कि जीएसटी का कंपनसेशन पे करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगा स्टेट गवर्नमेंट को, अगर कोई कमी देखने को मिलती है पैसे में तो ये यहां पर भरपाई करेगा उसकी। तो यहां पर 60 से 40% तो देना की बात की जाती है यहां पर जो स्टेट के बारे में। अदर के लिए यहां पर करेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो है शेयर करती है यहाँ पर स्कीम 60 to 40, वाइल द अदर स्टेट के लिए यहाँ पर अदर जो के लिए यहाँ पर 70 से 75। देखिए मुद्दा क्या रहता है, जैसे कि स्कीम आती है ना सेंट्रल स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो उसमें भी यहाँ पर पैसा आप लोग यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, इसी के चलते यहाँ पर बात करें तो दोनों के बीच में जो शेयर रहता है उसको कैसे शेयर करना है उसके बारे में बात करते हैं। और जो कमी यहाँ पर रह जाती है स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट भरपाई करती है। तो 2022 तक बोला गया था भरपाई करेगी, पर लेकिन ये कह रहे कि इसको 27 तक कर दो, 5 साल और बढ़ा दो। तो अभी देखते हैं बढ़ती है फिर नहीं बढ़ती है, तो ये एक मुद्दा है। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पर कोविड-19 के केस बढ़ रहे हैं काफी लार्ज स्केल, और बच्चों के लिए बोला गया है कि आप लोग कोवैक्सीन जो है बच्चों को दे सकते हैं। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो आप लोग याद रखते हैं, बाकी केस काफी ज्यादा आ रहे हैं तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पर ये बात की जा रही है साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में। तो एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा जीएस पेपर 1 के अंदर में, इंडियन लिटरेचर के अंदर में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकते हैं। तो अभी बात की जा रही है यहाँ पर नमिता जो यहाँ पर गोखले हैं, उनकी एक किताब थी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखते हैं, इंग्लिश नॉवल है जिसका नाम है थिंग्स टू लीव बिहाइंड। ठीक है, तो ये यहां पर आप लोग याद रखिएगा, इसको यहां पर अभी इंग्लिश के अंदर में साहित्य अकादमी अवार्ड यहां पर दिया गया है। वैसे अगर बेसिकली साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में आप लोगों से बात करूं तो साहित्य अकादमी अवार्ड जो है यहां पर ये इन जो अवार्ड दिया गया 20 लैंग्वेज के अंदर दिया गया। ठीक है, नॉर्मली अगर इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से बताऊं तो याद रखिएगा, साहित्य अकादमी अवार्ड जो है ये 1954 में बनाया गया था। ठीक है, एनुअली साहित्य अकादमी अवार्ड यहां पर दिए जाते हैं और टोटल मिलाकर अगर बात करें अकादमी जो है 24 अवार्ड एनुअली दिए जाते हैं। 24 एनुअली क्या दिए जाते हैं, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग में डालने वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो सकता है, जिसके बारे में आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। बेसिकली है क्या, टोटल मिलाकर यहाँ पर 24 अवार्ड दिए जाते हैं, यानी कि 22 तो शेड्यूल की लैंग्वेज हो गई जो मैंने आप लोग कई बार पढ़ाई है, जो हमारे शेड्यूल के अंदर रखी हुई है 8वें शेड्यूल के अंदर। बाकी 2 लैंग्वेज हो रहा है जो कि शेड्यूल के अंदर नहीं है, वही इंग्लिश और राजस्थानी। तो टोटल मिलाकर 24 लैंग्वेज के लिए यहाँ पर ये दिया जाता है। साहित्य अकादमी अवार्ड सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है यहाँ पर, जो ज्ञानपीठ अवार्ड होता है उसके बाद में, तो सबसे बड़ा ज्ञानपीठ है, फिर है साहित्य अकादमी अवार्ड। क्राइटेरिया क्या होता है यहाँ पर, ऑथर को जो है वो इंडियन नेशनल का होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए। ठीक है, बुक या फिर वर्क जो है यहाँ पर जो उसके द्वारा आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है लैंग्वेज को, जिस लैंग्वेज से बिलोंग करता है। ठीक है, मेरिट भी देखी जाती है उसकी 2 या फिर मोर, जो भी यहाँ पर क्राइटेरिया रहते हैं कि क्या क्या कंट्रीब्यूशन उसका लिटरेसी में रहा है ऑथर का, तो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। यानी कि क्राइटेरिया है बेसिकली यहाँ पर इसके लिए, जो एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रखते हैं। यहाँ पर ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में यहाँ पर अगर बात करें तो ये एक तरीके से हमारी जो शेड्यूल लैंग्वेज होती है तो उनके लिए एनुअली कंफर्म नॉर्मली किया जाता है। ठीक है, कुछ पैसे वगैरह वो सब चीजें आप लोग देखते हैं। बाकी रिसेंटली अभी अगर बात करें, अच्छा ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में पूछें तो आप लोगों से अभी रिसेंटली किसको दिया गया बताइए जरा, रिसेंटली अभी किसको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था। ठीक है, हल्का सा इसके बारे में आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, बाकी इंडिया और श्रीलंका के बारे में बात की जा रही है तो यहाँ पर बात की जा रही है, इनका नाम है बेसिल राजपक्सा। बेसिल राजपक्सा जो है वो वाइब्रेंट समिट जो गुजरात में होगी उसमें पार्टिसिपेट करने आएंगे। तो श्रीलंका के जो मिनिस्टर यहाँ पर ये हमारे देश में आ रहे हैं। ठीक है, एक आप लोग का आर्टिकल बचा हुआ जो मैंने बोला था यहाँ पर त्रिकोण माले के बारे में। ठीक है, वो त्रिकोण जो माले हैं अगर उसके जो ऊपर हो सकता है एडिटोरियल भी आने वाले टाइम में लिखने के लिए आए तो हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे आप लोग का जो न्यूज एनालिसिस में आर्टिकल बचा हुआ है वो मैं डिस्कस करूंगा, और आप लोग की जो वीडियो थी वो टर्मिनेट हो गई थी तो इसलिए उसमें कुछ आर्टिकल्स आप लोग ये बच गए थे, तो टेंशन मत लेना, उनको मैं कवर कर लूंगा। ठीक है, तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग उसको इसलिए टेंशन मत लिया करो। ये आज की सुडोकू है जो कि आप लोग अटेम्प्ट करना है सुडोकू, और कल का ये सुडोकू का आंसर है, जरूर अटेम्प्ट करा करो, थोड़ा टाइम निकालकर आप लोग के माइंड में स्टेबिलिटी बढ़ेगी। बाकी चाइना जो है मालदीव और श्रीलंका की विजिट पर जा रहे हैं। यहाँ पर चाइना के जो यहाँ पर लीडर है तो भी अपने रिलेशन अच्छे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और यूक्रेन को लेकर जो बाइडेन और ये पुतिन के बीच में रस्साकसी चली रही है वो पता है, सब डे बाय डे की बोल बच्चन गिरी है। ईरान के बारे में बात करें तो ईरान जो है स्पेस में लॉन्च करने जा रहा है कुछ और, जबकि न्यूक्लियर टॉक जो है वो चली रही है, तो फिर आर्टिकल आएगा तो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हमारी कंट्री में अभी दूसरा डोज हम लोग प्रॉपर में दे नहीं पाए, यहाँ पर चौथा डोज भी कंप्लीट कर रहे हैं लोग। ठीक है, इजराइल वाले, म्यांमार की आंग सान सुई की है, उनको देशद्रोह के चार्ज में यहाँ पर बेसिकली लपेटा जा रहा है काफी अच्छे से। इसी के साथ में यहाँ पर इडेबल ऑयल जो है, ठीक है, तो उसके ऊपर कट किया जाएगा प्राइस 15 से 20%, तो ये और खाने लायक अब चीजें बन जाएगी जो कि काफी महंगा हो गया था। आरबीआई के द्वारा बोला गया कि जो केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर वाली जो चीजें हैं उनको एक्सटेंड करने की बात की जा रही है, ताकि लोग जो है और अच्छे से अपनी जो केवाईसी है अपडेट कर सकें। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं, तो ये मुद्दा है, तो जब बढ़ेंगे तो फिर आगे इसके बारे में चीजें हो ही जाएंगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसी के साथ में क्वेश्चन मैंने पूछा था यहाँ पर, सबसे पहला था स्टेट
सबसे पहले यहाँ पर स्टेट हेल्थ इंडेक्स के बारे में, तो ये नीति आयोग के द्वारा तैयार किया था। पूरा डिटेल में मैंने आप लोगों से जो शाम को वीडियो आती है उसमें डिस्कस भी किया था कि कौन कौन सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, कि वर्ल्ड बैंक यहाँ पर बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, वो सारी चीजें और क्या क्या इंडिकेटर रहते हैं सब डिस्कस किया था। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर बात करें तो मोजाम्बिक चैनल के बारे में, तो मोजाम्बिक और मडागास्कर के बीच में आप लोग यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को अगर यहाँ पर भी दिखाऊं इसके बारे में, एक सेकंड जूम करके इसको देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर मोजाम्बिक चैनल है बीच में। ठीक है, हो गया ना ये यहाँ पर, तो एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगी। तो इसलिए मैं बेस पे आप लोग चीजें देखते रहा करो, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो ये थी टोटल कुछ बातें आज की, आई होप कि आप लोगों ने इनको एंजॉय किया होगा। कल जो थे अश्वनी यादव के द्वारा काफी अच्छे से आंसर दिए गए फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड के ऊपर, आप लोगों का ये आर्टिकल रह गया। कल सैटरडे है, ये आर्टिकल काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्वेश्चन पूछा था ना मैंने, डिटेल में डिस्कस करूंगा, मजा आ जाएगा आर्टिकल को सुनकर, कल जरूर सुनिएगा। ठीक है, इसी के साथ में बाल्टिक सी के बारे में सारी चीजें पूछी थी, कौन कौन सी कंट्री, वेरिएंट कौन कौन से होते हैं सारे बता दिए। राइट टू रिलीजन के बारे में बात की थी यहाँ पर, वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में 7 को होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये की थी मैंने आर्मी सिक्योर जो इंडिजिनस जो मैसेजिंग एप्लीकेशन होता है, ये हमारी कंट्री में आर्मी के द्वारा लाया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, अच्छे से आंसर दिए गए। इसी के साथ में बात करें कंटीजेंट के बारे में बात करें तो अकस्मात यानी कंटीजेंसी फंड जो होता है। ठीक है, इसी के साथ में एविजन यानी कि टालना चीजों को। ठीक है, इसी के साथ में एक्सपेडाइट यानी कि चीजों को शीघ्र करना। ठीक है, फैसिलिटेशन यानी कि सहूलियत प्रोवाइड कराना, टोरेंशियल यानी कि मूसलाधार बारिश। तो इनके ऊपर शब्द आप लोग जरूर लिखेगा। तो कैसा रहा आज के डिस्कशन यार, काफी डिटेल में सारी चीजें आप लोगों को बता दी, न्यूज एनालिसिस का भी एक एक पॉइंट कवर करा दिया। तो इससे डिटेल में और क्या किया जाए, बाकी अगर थोड़ी सी लेंथी वीडियो जाती है तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी यार। ठीक है, और लेंथी के चक्कर में थोड़ा सा लेट भी हो जाती है कई बार, तो इसी के चलते थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है, तो उसको थोड़ा सा मैनेज कर लिया करो। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। वैसे कोशिश ये करेंगे जल्दी आप लोगों की 6:30 बजे में इसको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कुछ दिनों के लिए मैंने बोला भी था आप लोगों को कम से कम चीजें जरूरी है, मुझे थोड़ा सा एक इशू रहेगा कुछ। ठीक है, और शाम की जो वीडियो है वो भी आप लोगों की थोड़ी सी लेट हो सकती है, वहां पर 8:30 की जगह वो 9:30 हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ दिनों के लिए रहेगा, लगभग 1 हफ्ते के लिए, इससे फालतू नहीं। तो थोड़ा सा मुझे काम है जिसकी वजह से चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिए अपना, और न्यू ईयर के लिए अच्छे से सेलिब्रेशन तैयार कीजिए, और क्या सोचा है न्यू ईयर के लिए कल पूछूंगा आप लोगों से, उसके लिए जरूर तैयार रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करो। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।